अध्याय 1। क्या? जल्दी करो, मेरे पति थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। डर किस बात का? बर्बादी का। अगर वापस आ भी गए तो क्या? वह जानी पहचानी आवाज़ सुनी। आरव ठाकुर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए घर जाने के लिए जल्दी छुट्टी मांगूंगा, लेकिन मैं इस दृश्य में फंस गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? वह तेजी से बेडरूम में गया। आधे क्षण खुले दरवाजे से उसने बेडरूम में बिस्तर पर दो उलझे हुए शरीर देखे। अचानक एक अभूतपूर्व शक्तिहीनता का एहसास हुआ। मेरी हथेली नर्म पड़ गई। ताली, मीठी खुशबू वाला ऑस्मेंथस केक सीधा जमीन पर गिर गया। कौन? कमरे में मौजूद दो लोगों ने हलचल सुनी और वह आदमी चिल्लाया। महिला ने दोष दिया, तुम पागल हो। यह मेरा घर है, तुम क्या बना रहे हो? कौन है? महिला ने अपने कपड़े पहनते हुए दरवाज़ा खोला। जब उसने अपने सामने आदमी को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। पति, आरव ठाकुर। उसके पीछे वाले आदमी ने अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया। दोनों अस्त व्यस्त थे और वह आदमी अभी भी ऊपरी शरीर से नंगा था। उस आदमी का रूप देखकर आरव ठाकुर ननौर भी पागल हो गया। रंजीत खुराना, ये तुम हो? ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमीर जियान परिवार का रंजीत खुराना है। वह अस्पताल में मेरा दोस्त भी है। अगर आरव ठाकुर उसे पीट पीट कर मार भी डालता तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही उसकी पत्नी के साथ खिलवाड़ करेगा। वह दोस्त जो हफ्ते के दिनों में उसका हर संभव तरीके से ख्याल रखता था, असल में उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी कर रहा था। उसके सामने ये सब पहले के सभी शकों से मेल खाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि रंजीत खुराना ने उसे अपने लिए आपातकालीन स्थिति संभालने की पहल की। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हर दिन ओवरटाइम करना पड़ता है। ये निश्चित रूप से पहली बार नहीं है जब दोनों ने यहाँ खिलवाड़ किया है। ये सोचकर वह चिंतित हो गया और कांपते हुए दहाड़ा। मैं बाहर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। रंजीत खुराना अपनी पतलून ऊपर उठाकर एक तरफ बैठ गया, सिगरेट सुलगाए और शांति से बोला, तुम ही इसे सुलझाओ। प्रिय, शांत हो जाओ। लगभग नग्न पड़े दो लोगों को देखकर आरव ठाकुर के हाथ कांपने लगे। चले जाओ, उसने उस औरत को दूर धकेल दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। काजल राठौर, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारा खाना बनाओ, कपड़े धो और रोजाना काम पर जाकर तुम्हारा खर्च उठाओ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। काजल राठौर को एक कलाबाजी के साथ धक्का दिया गया और वह जमीन पर बैठ गई। सबसे बड़ी महिला अचानक क्रोधित हो गई और उसने बस नाटक करना बंद कर दिया। हे, तो क्या हुआ अगर मैं धोखा दे रही हूँ? आरव, अगर तुम नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं। अगर कहोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। इतनी कम तनख्वाह में तुम बेकार हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा खर्च उठा सकते हो? क्या तुमने पिछले 3 सालों से मेरे घर में रहने के लिए मेरे परिवार का पैसा खर्च नहीं किया? क्या तुम मेरे बिना इतना आलीशान विला खरीद सकते हो? क्या तुम इतनी महंगी चीज़ें खरीद सकते हो? तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक अमीर आदमी की जिंदगी जीने दी। आरव लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेने लगा, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। क्या इसीलिए तुमने धोखा दिया? सिर्फ इसी वजह से? काजल ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। वह तुमसे ज्यादा सुंदर दिखता है, तुमसे ज्यादा कमाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जियान परिवार का बेटा है। एक मेडिकल परिवार। मेडिकल जीनियस। 500 मिलियन से ज्यादा की कीमत। जब हम साथ होते हैं तो हम एक सही परिवार होते हैं। समझे ट्रैश? रंजीत खुराना ने शांति से कहा। आरव, जब तक तुम ये दिखावा करते रहोगे कि तुमने आज जो हुआ उसे नहीं देखा, वह भविष्य में भी तुम्हारी पत्नी रहेगी। तुम इस आलीशान घर और आलीशान कार का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हो और तुम्हें हमारे सामान्य अस्पताल में काम करने की अनुमति है। मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगा। ये कहते हुए उसने उस औरत को गले लगा लिया और व्यंग्य किया। लेकिन शर्त यह है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती और अब से हम बिस्तर पर सोएंगे और तुम लिविंग रूम में, समझी? औरत ने प्यार से मुस्कुराकर रंजीत की छाती पर जोर से थप्पड़ मारा। घृणा। ये सुनकर आरव के गले से बस एक मछली जैसी मीठी सी आवाज निकली। अगर मैं मान भी जाऊं तो उसमें और एक जिंदा कमीने में क्या फर्क है? वह मूल रूप से एक अमीर परिवार से था, लेकिन आरव को अमीर परिवार जैसा व्यवहार पसंद नहीं था। उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनका परिवार बिखर गया, परिवार दिवालिया हो गया और उसके माता पिता गायब हो गए। और वह अकेला, निराश और हताश हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और यांगचेंग के सबसे अच्छे अस्पताल में दाखिला पाया। अप्रत्याशित रूप से 3 साल पहले पानी में गिरी एक लड़की को बचाने के लिए वह 50 मीटर के पुल से कूद गया और गंभीर रूप से घायल। वह एक अज्ञात और बेहद जहरीले वायरस से भी संक्रमित था और बार बार बचाव के बाद भी मुश्किल से खतरे से बाहर आ पाया। बचाई गई लड़की भी गायब हो गई और वह अपनी बीमारी की जड़ में गिर गया। आखिरी 2 चरणों में वह इतना कमज़ोर हो गया था कि पूरी तरह से बेकार हो गया था
और अस्पताल में एक हाशिए का व्यक्ति बन गया था। लेकिन इस समय उसे चेन परिवार ने अपना दामाद चुन लिया था। वह चेन परिवार का आभारी है। उनके बिना इतना निकम्मा इंसान शायद अपने इलाज का खर्च भी नहीं उठा पाएगा। पिछले 3 सालों में उसने गाय और घोड़े की तरह जी तोड़ मेहनत की है। उसके परिवार का ज्ञान छिपा नहीं है और वह अपना सब कुछ दे देता है। उसके परिवार ने उस पर हंसा, उसका मजाक उड़ाया और सब कुछ सहा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि 3 साल की सहनशीलता का ऐसा अंत होगा। वह 3 साल तक बेकार रहा। अब कितना अपमानित! अगर वह इस तरह की बात सहन कर सकता है तो क्या वह अब भी मर्द है? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने गुस्से से मुक्का मारा, लेकिन इससे पहले कि वह मुट्ठी उठाता, प्रतिद्वंद्वी ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। कचरा! अब भी मुझे मारना चाहता है। रंजीत ने उस पर थूका। इस क्षमता के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह किसी का घर घर दामाद बन गया। आरव हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। काजल, मैं माँ को इस बारे में बताऊंगा। उन्हें मेरे लिए फैसला करने दो। काजल राठौड़ तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। माँ? हा, आरव ठाकुर, सच कहूँ तो तुम हमारे चेन परिवार में शामिल हो सकती हो, लेकिन हमें लिन परिवार से लाए गए तुम्हारे नुस्खे पसंद आ गए और हमने तुम्हारा फायदा उठाया। तुम बेपरवाह। देखो, मेरी माँ मेरी तरफ, मेरी अपनी बेटी की तरफ, या तुम एक निकम्मे दामाद की तरफ रुख करती है। ये सुनकर आरव ठाकुर की आंखें नम हो गईं और उसका पूरा शरीर निराशा में डूब गया। पता चला कि शुरू से आखिर तक मैं चेन परिवार का एक कुत्ता ही था जिसे जब चाहे त्यागा जा सकता था। उन बेशर्म दोनों को देखते हुए उसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे व्यभिचार को और तुम्हारे चेन परिवार ने मेरे साथ जो किया उसे जरूर सार्वजनिक करूंगा। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। मेरा पर्दाफाश करो। मौत का तांडव। चूंकि तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए तो मेरे मातहतों पर बेरहमी का इल्जाम मत लगाओ। उसने आरव ठाकुर को खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये 3री मंजिल है। आरव ठाकुर को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसका पूरा शरीर नीचे खड़ी लग्जरी कार पर भारी पड़ गया। ओह! कार में एक बड़ा छेद हो गया। आरव ठाकुर के शरीर से 7 छेदों से खून बह रहा था और उसके अंग मुड़ गए थे। इस समय वह पहले से ही इतना गुस्से में था कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। ठीक है, कम से कम मुझे अब ऐसी बेकार जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। खिड़की पर महिला ने अपना मुंह ढक लिया और आरव ठाकुर को देखा जो अविश्वास में जमीन पर गिर पड़ा। वह नहीं मरेगा। अनिच्छा! रंजीत खुराना ने मजाक किया। काजल राठौड़ ने हंसते हुए कहा, ये सच नहीं है। मुझे बस यह अफसोस है कि आपने मेरे लिए जो नई कार खरीदी है वह मरे हुए लोगों के खून से सनी है, जो कि दुर्भाग्य है। रंजीत खुराना ने गर्व से कहा, 3 दिन बाद तांग परिवार एक साथी खोजने के लिए यांगचेंग आएगा। हमारा जियांग परिवार लंबे समय से डिफ़ॉल्ट उम्मीदवार रहा है। जब सहयोग के लिए पैसा मिल जाएगा तो मैं आपको एक नई कार खरीद दूंगा। काजल राठौड़ ने उत्साह से रंजीत खुराना को गले लगा लिया। तो मुझे कार नहीं चाहिए। मुझे लोंगवान समुदाय में एक विला चाहिए। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तांग परिवार से अनुबंध मिल जाता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद दूंगा। मरते हुए आरव ठाकुर उन दोनों की केवल कामुक मुस्कानें ही सुन पा रहा था। जब वह शर्मिंदा और क्रोधित हुआ तो आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने खून का आखिरी कौर थूक दिया। इस क्षण वह पूरी तरह से बेहोश हो गया और पूरा व्यक्ति एक असीम अंधकार में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। रात शांत और बादलों से घिरी थी। कूड़े के ढेर में गड्ढे के बगल में लोगों का एक समूह चुपचाप औजार तैयार कर रहा था और गहरे गड्ढे में उतर रहा था। आधी आवाज के बाद गहरे गड्ढे से एक आवाज आई, लोग अंदर हैं। गड्ढे के किनारे सचिव ने पूछा, क्या वह अभी भी जीवित है? मेरी सांस अभी भी बाकी है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे जीने में ज्यादा समय लगेगा। ये सुनकर सचिव ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे की परछाई में काले कपड़े पहने एक आदमी ने धीरे से एक व्हीलचेयर को धक्का दिया। व्हीलचेयर पर सफ़ेद स्कर्ट पहने एक लड़की बैठी थी। उसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका रूप रंग साफ था और शरीर नेफाइट जैसा था। लड़की ने हल्की खांसी की और बोली, क्या तुम 3 खजानों वाली सुनहरी गोली लाए हो? सचिव चौंक गया। क्या तुम उसे दवा देने वाले हो? हाँ, लड़की ने थोड़ा सिर हिलाया। सचिव के हैरान होने पर उसने जल्दी से कहा, मिस, यही आपकी जीवन रक्षक दवा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। लड़की ने बस उसे हल्के से देखा। क्या मुझे कुछ करने के लिए आपकी इजाज़त चाहिए? सचिव का चेहरा जम गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। माफ़ करना, मैं अभी जाकर लेता हूँ। कुछ देर बाद आरव ठाकुर को गड्ढे से बाहर निकाला गया। लड़की चुपचाप आरव ठाकुर के चेहरे को देखती रही। उसका बर्फीला चेहरा विचारों में खोया हुआ था। क्या सचमुच ऐसा काया और कमज़ोर आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बचाने के लिए नदी में कूद जाएगा? अध्याय 2। आरव ठाकुर को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में कुछ भेजा गया हो। थोड़ी देर बाद वह मीठे पानी की धारा में बदल गया, गले में उतरा और फिर पूरे शरीर में फैल गया। धीरे धीरे उसके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे।
सिकुड़ी हुई रक्तवाहिकाएं धीरे धीरे सक्रिय हो गईं। उसका पूरा शरीर मानो शांत समुद्र में डूबा हुआ हो, चारों ओर गर्म समुद्री जल से घिरा हुआ। ये कहाँ है? वह मन ही मन चिल्लाया। अचानक उसके कान के पास एक आवाज़ गूंजी। ये तुम्हारा लिंगहाई है, बेवकूफ़। तुम लिंगहाई के बारे में जानते भी नहीं। 300 साल, पूरे 300 साल। आखिरकार लिन परिवार का एक वंशज मुझसे मिलने आया। उफ, ये बर्बादी क्यों है? 300 साल, बस बर्बादी का इंतज़ार करो। छोड़ो भी, मेरा समय खत्म हो रहा है। छोटे बच्चे, लिन परिवार की ये 10,000 साल की विरासत, ये तुम्हारे लिए बहुत सस्ती है। तुम्हें इस विरासत का सदुपयोग करना होगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि तुम लिन परिवार को फिर से जिंदा कर सको। मुझे निराश मत करना। आरव ठाकुर कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके कानों में हजारों आवाजें गूंज उठीं, मानो सैकड़ों श्रद्धालु उसके कानों में धर्मग्रंथ पढ़ रहे हों। अनगिनत चिकित्सा ज्ञान, मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तकें, प्राचीन साधना विधियां और लिन परिवार के पूर्वजों के जादुई कौशल, सब कुछ उसके ज़हन में कौंध गए। तरह तरह की जानकारियां उसके दिमाग में बेतहाशा उमड़ पड़ीं, जिससे वह फिर से कोमा में चला गया। एक लिमोजीन में लड़की ने आरव ठाकुर को कोमलता से देखा। 3 साल पहले की बातें याद आ गईं। उस बरसात की रात पुल पर उसे एक हत्यारे ने चाकू मारकर नदी में धकेल दिया था। यही वह आदमी था जिसने पुल से छलांग लगाकर खुद को किनारे पर बचाया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका उपकारक इतना गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि उसने उस दिन खुद को छुआ हो और उसके शरीर पर ठंडे जहर का संक्रमण हो गया हो। क्या ये सब मुझे बचाने की वजह से है? लड़की मन ही मन बुदबुदाई। सचिव ने धीरे से दिलासा दिया, मिस, आपको खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोगों को इनाम मिलना चाहिए और वह ठीक हो जाएगा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आरव ठाकुर की ठंडी हथेली को हल्के से थाम लिया। थोड़ी देर बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, जियान परिवार के सदस्यों की संख्या गिनने में मेरी मदद करो और फिर उतनी ही संख्या में ताबूत तैयार करो। सचिव अचंभित हो गई और जल्दी से बोली, मिस, यांगचेंग में जियान परिवार ही वह परिवार है जिसके साथ हम सहयोग करने वाले हैं। लड़की ने उदासीनता से कहा, तांग परिवार में साथी की कमी नहीं है। एक कमीने की तो बात ही छोड़िए जो मेरे उपकारकर्ता के साथ कुछ करने की हिम्मत करे। क्या होगा अगर यह आदमी आपका उपकारकर्ता नहीं है? लड़की का चेहरा तुरंत बेहद उदासीन हो गया और उसने शांति से कहा, आज आपके शब्द बहुत ज्यादा हैं। सचिव ने निगलते हुए तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। 3 साल पहले आए संकट ने उस बुजुर्ग महिला के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था। वह कोमल और दयालु बच्ची शायद हमेशा के लिए चली गई है। जब आरव ठाकुर ने फिर से आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह एक मुलायम अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। कमरे साफ सुथरे और उजले हैं और उसके बिस्तर के पास एक कोमल और प्यारी बच्ची पेट के बल लेटी हुई थी। वह धीरे से सो गई, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। तभी वार्ड के बाहर से एक डॉक्टर आया। आरव ठाकुर को जगा हुआ देखकर वह बेहद हैरान हुआ। तुम जाग रही हो? आरव ठाकुर ने सिर हिलाया और जल्दी से पूछा, माफ़ कीजिए, ये कौन सी जगह है? डॉक्टर ने शांति से दवा बेडसाइड टेबल पर रख दी और फिर समझाया, ये यांगचेंग सेंट्रल अस्पताल है। अस्पताल? मैं यहाँ क्यों हूँ? बेशक मिस टेंग ने आपको यहाँ भेजा है। मिस टेंग? उसकी निगाहों का पीछा करते हुए आरव ठाकुर ने बिस्तर के पास लेटी हुई लड़की को देखा। इस समय उस हलचल से लड़की जाग गई। वह धीरे से उठी और अपनी नींद भरी आंखें मलने लगी। तभी आरव ठाकुर ने देखा कि वह अभी भी व्हीलचेयर पर बैठी थी। क्या तुम जाग रही हो? लड़की आरव ठाकुर को देखकर बहुत खुश हुई। आरव ठाकुर घबरा गया, जल्दी से उठा और बोला, नमस्ते। तुमने मुझे बचाया। आह! लड़की ने थोड़ा सिर हिलाया और समझाया, मैं कल जंगल के पार्क में आराम कर रही थी और संयोग से मैंने तुम्हें जंगल में बेहोश देखा, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। आरव ठाकुर उलझन में था और इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। बस इस बात का अफसोस था कि मुझे इस तरह प्रताड़ित किया गया, लेकिन मैं मरा नहीं। वह काया था, ये सोचकर कि उसे एक निराशाजनक जीवन का सामना करना पड़ेगा। इससे तो मर जाना ही बेहतर होगा। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और बोला, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मिस। आपका स्वागत है। मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे मिस मत कहिए, मेरा नाम नेहा मेहरा है। मेरा नाम आरव ठाकुर है। नेहा सूर्यवंशी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम उस समय इतनी गंभीर रूप से घायल होगे, लेकिन जब तुम अस्पताल पहुंचे तो कुछ भी पता नहीं चल सका। बस एक रात लगी और तुम ठीक हो गए। आरव ठाकुर अचंभित रह गया। हाँ, उसने जल्दी से अपने शरीर को टटोला और पाया कि निशान गायब हो गए थे और उसके शरीर पर अब कोई दर्द नहीं था। यहाँ तक कि पहले के पुराने जख्म भी गायब हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि? अचानक उसे वह आवाज़ याद आ गई जो मरते समय उसके कानों में गूंजती रही थी। वह कोई सपना नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस आवाज़ ने क्या कहा था। उस समय उसने प्राचीन लिन परिवार की सारी विरासत प्राप्त कर ली। चिकित्सा कौशल, गुप्त तकनीकें, अभ्यास की तकनीकें।
मेरी अपनी चोट उस समय तक ठीक हो जानी चाहिए थी। होश में आने पर आरव ठाकुर ने अपने दिल के उल्लास को दबा लिया और हल्के से सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाए और बोले, बेशक तुम्हें नहीं पता, अगर हमारी महिला ने तुम्हें जीवन रक्षक दवा न दी होती। उसके खत्म होने का इंतजार मत करो। नेहा सूर्यवंशी ने उसे गौर से देखा और डॉक्टर तुरंत चुप हो गए। तभी आरव ठाकुर को याद आया कि जब वह मर रहा था तो उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खा लिया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं सालों से ज्यादा समय से पारिवारिक विरासत को जगा नहीं पाया हूँ। ये दवा ही होनी चाहिए जिसने उसकी क्षमता को जगाया और उसे पारिवारिक विरासत हासिल करने में मदद की। आरव ठाकुर बेहद आभारी थे और उनके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे बस धन्यवाद कह पाए। नेहा सूर्यवंशी मुस्कुराए और बोले, अच्छा है कि लोग ठीक हैं। इस समय बगल में बैठे डॉक्टर ने सिरिंज का सुरक्षा कवच खोल दिया था। इंजेक्शन लगाने का समय हो गया है। ये सुनकर आरव ठाकुर ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने बस उसे हल्के से देखा और उदासीनता से कहा, ये तुम्हारे लिए इंजेक्शन नहीं है, ये हमारी युवती के लिए इंजेक्शन है। ये सुनकर आरव ठाकुर शर्मिंदा हो गया। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दवा के डिब्बे में 1 दर्जन से ज्यादा तरह की बड़ी और छोटी दवाइयाँ थीं। तुम्हें क्या हुआ है? नेहा सूर्यवंशी भौहें चढ़ाए घबराहट से अपनी त्वचा में चुभती सुई की नोक को देख रही थी। आरव ठाकुर का सवाल सुनकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जहर का नतीजा है और मैं अपनी जिंदगी के लिए बस इन्हीं दवाओं पर निर्भर हूँ। आरव ठाकुर के सिर में बस एक भिनभिनाहट सी महसूस हुई। लड़की के शरीर के मेरिडियन का एक नक्शा उसकी आंखों के सामने उभर आया, जहां रुकावट और विष का आक्रमण साफ दिखाई दे रहा था। और उसकी बीमारी का इलाज उसके दिमाग में उभर आया। आरव ठाकुर अपने आश्चर्य से उभरा। आरव ठाकुर की विरासत ने उसे बताया कि वह उसके सामने नेहा सूर्यवंशी को बचा सकता है। नेहा सूर्यवंशी की रक्त वाहिकाओं में बेकार दवा की नली घुसती देख और लड़की के गोरे चेहरे पर एक कमजोर और दर्दनाक भाव देखकर आरव ठाकुर ने अचानक कहा, मिस तांग, मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। अध्याय 3। जैसे ही यह टिप्पणी निकली, कई लोग दंग रह गए और कमरे के बाहर खड़े डॉक्टर भी उसकी बातों से आकर्षित हो गए। सब ने आरव ठाकुर की ओर देखा। नेहा सूर्यवंशी ने आश्चर्य से आरव ठाकुर को देखा और कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो। आरव ठाकुर ने गहरी सांस ली और आखिरकार सिर हिलाया। मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर अचानक तिरस्कार से मुस्कुराए। बकवास, ये तुम पर निर्भर है। क्या तुम जानते हो कि मिस की बीमारी कितनी गंभीर है? आरव ठाकुर ने सिर हिलाया और कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बस तुम मुझे 3 लियांग की चांदी की सुइयाँ, हुतेंकाओ, नक्सीजनियम, जिनशिफेन, विलोलीव पीच और एकोनिटम दे दो, मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। डॉक्टर का चेहरा हरा हो गया। मिस, उसकी बकवास मत सुनो, ये सब जहरीला है। नेहा सूर्यवंशी ने थोड़ा भौहें चढ़ाए। वह अक्सर कहती थी कि लंबी बीमारी डॉक्टर बनाती है। वह इन दवाओं की विषाक्तता को किसी और से बेहतर जानती थी। अकेले खाने से इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन साथ में खाने से हाथी भी जहर खाकर मर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दानदाता से मिलने में इतनी दूर आया हूँ वह पागल हो? या वह खुद को खुश करने के लिए बीमारियों को ठीक करने का नाटक कर रहा है? लेकिन जरा सोचिए, इसके विपरीत नेहा सूर्यवंशी ने उसे प्यार से याद दिलाया, आरव ठाकुर, मेरा एक बहुत ही खास दर्जा है। अगर मैं तुम्हारे हाथों मर गया या कोई दुर्घटना हो गई तो मेरा परिवार तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। तुम्हारा अंत बेहद दुखद होगा। फिर भी क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसका इलाज कर सकते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आरव ठाकुर ने गहरी सांस ली और मन बना लिया। कर सकते हो? आरव ठाकुर ने नेहा सूर्यवंशी के स्वर में संदेह सुना और जल्दी से कहा, मिस तांग, मेरा परिवार मूल रूप से एक चिकित्सक परिवार था और मैं यांगचेंग जिला अस्पताल में एक डॉक्टर भी हूँ। हालांकि अब मैं कंगाल हो गया हूँ, लेकिन प्राचीन काल में मेरे पूर्वजों के भी ऐसे लोग थे जो औषधि राजा सुनसिम्योर जितने प्रसिद्ध हो सकते थे। सचिव ने व्यंग्य किया, तुम्हें नहीं लगता कि हमने तुम्हारी जांच नहीं की है ना? तुम्हारे छोटे से लिन परिवार का इकलौता कारगर नुस्खा किसी ने ठग लिया था, इसलिए तुम दवा के राजकुमार के बराबर होने का दावा कर सकते हो। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुमने जन्म से लेकर अब तक कितने मरीजों को ठीक किया है? आरव ठाकुर एक पल के लिए अचंभित रह गया और उसने सिर हिला दिया। वह पहले भी उस अस्पताल में था और उसे लोगों को बचाने का कोई मौका नहीं मिला था। एक भी नहीं। ये कहते ही दर्शकों में कोलाहल मच गया। डॉक्टर और भी जोर से हंसा। अगर तुम जैसा कोई बीमारियों का इलाज कर सकता है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। आरव ठाकुर की बातें सुनकर सचिव का चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। अगर नेहा सूर्यवंशी इसकी इजाज़त नहीं देता, वह इस आदमी को बहुत पहले ही बाहर निकाल चुकी होती। आरव ठाकुर ने सबके संदेहों को नज़रअंदाज किया और नेहा सूर्यवंशी को आत्मविश्वास से देखा। अगर मिस तांग की बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो मैं मौत से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। नेहा सूर्यवंशी का चेहरा कोमलता से भरा था और उसने आरव ठाकुर को शांति से देखा।
क्या तुम्हें सच में यकीन है? आरव ठाकुर ने भारी स्वर में सिर हिलाया। मुझे यकीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब चौंक गए। सचिव ने खंडन करना चाहा, लेकिन नेहा सूर्यवंशी ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। चुप रहो और दवा लेने जाओ, मुझे लगता है कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सचिव के पास दवा लाने के लिए किसी को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। नेहा सूर्यवंशी ने आरव ठाकुर की ओर आंख मारी और पूछा, क्या तुम्हें मेरे सहयोग की जरूरत है? आरव ठाकुर ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारी पीठ दिखाने की जरूरत है, ताकि मैं सुई लगा सकूं। यह अच्छा है। नेहा सूर्यवंशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों को भगाने के बाद आरव ठाकुर और सचिव से खुद बिस्तर पर लेटने को कहा। इसे बाहर फेंकने के बाद वह और कमजोर हो गई। वह पहले से ही पसीने से तरबतर था, बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता था। सचिव दवा लेने चला गया। इस समय कमरे में केवल आरव ठाकुर और 2 लोग थे। नेहा सूर्यवंशी ने शांति से अपने कपड़े खोले और धीरे से अपनी कमीज उतार दी। उसके पीछे खड़े होकर आरव ठाकुर ने नेहा सूर्यवंशी की चिकनी और गोरी पीठ को देखा और निगलने से खुद को नहीं रोक सका। सचिव ने उसके लिए मांगी गई औषधीय सामग्री, साथ ही चांदी की सुइयां और अल्कोहल लैंप भी लाकर दिए। जाने से पहले सचिव ने आरव ठाकुर को धमकी भरी आंखों से देखा। आरव ठाकुर बेवजह घबराया हुआ था, लेकिन इस समय नेहा सूर्यवंशी ने धीरे से दिलासा दिया, घबराओ मत, मुझे तुम पर विश्वास है। इस समय आरव ठाकुर शांत हो गया। इस समय लोग खुद पर इतना विश्वास करते हैं, संकोच क्यों? सिलाई शुरू करो। अपने मन में याद के अनुसार उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहले कई जहरों को पीसकर पाउडर बनाया गया और फिर गर्म चांदी की सुइयों को पाउडर पर चिपकाया गया। उसने एक लंबी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। इसी दौरान लड़की की पीठ पर बना मेरिडियन मैप उसकी आंखों के सामने आ गया। जहां काला खून रुका हुआ था, जहां मेरिडियंस अवरुद्ध थीं, मानो उसे चांदी की सुई उस जगह पर गिराने के लिए निर्देशित कर रहा हो। उसने धीरे से अपने हाथ से नेहा मेहरा की पीठ सहलाए। त्वचा लचीली और चिकनी थी, मानो टोफू के टुकड़े को सहला रही हो। लेकिन तुरंत बाद उसकी उंगलियों में एक हड्डी भेदी ठंडक दौड़ गई। उसका शरीर इतना ठंडा था मानो कोई लाश हो। आरव ठाकुर के साथ नेहा सूर्यवंशी का शरीर भी थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव ठाकुर तुरंत शांत हो गया और उसने सुई तेजी से चला दी। चांदी की सुइयां नेहा सूर्यवंशी की त्वचा में चुभ रही थीं। नेहा सूर्यवंशी को लगा जैसे उसकी पूरी पीठ सुन्न और सुन्न हो गई है, मानो उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ रहा हो। वह साल भर बीमारियों से जूझती रही है और उसने ऐसा सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। काश वह इस ताजगी भरे एहसास में हमेशा के लिए डूब जाए और फिर कभी न उठे। वार्ड के बाहर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर नेहा सूर्यवंशी का यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता तो वहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचता। पता नहीं कब से हो गया है। आरव ठाकुर ने चांदी की सुई नीचे रख दी, पसीना आ रहा था, लेकिन वह अपनी खुशी छिपा नहीं सका। वह कामयाब रहा। उसने याददाश्त से मिली विधि के अनुसार नेहा मेहरा के शरीर से ठंडे जहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मिस्तांग, मिस्तांग, उसने कई बार पुकारा, लेकिन नेहा सूर्यवंशी, जिसे जागना था, बहुत बुरी लग रही थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था, उसके होंठ पीले पड़ गए थे और उसकी थकी हुई आंखें मुश्किल से खुली रह पा रही थीं। उसकी नंगी पीठ पसीने से तरबतर देखकर आरव ठाकुर को डर लगा कि उसे सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे कपड़े पहनाए। तभी सेक्रेटरी, जो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अंदर घुस आए। अंदर आते ही उसने अपने सामने का नज़ारा देखा। रुको, कमीने! सेक्रेटरी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने तुरंत आरव ठाकुर को एक तरफ धकेल दिया। कमजोर और लगभग बेहोश पड़ी नेहा सूर्यवंशी को देखकर उसने अपना गुस्सा दबाया और गुस्से से दहाड़ उठी। हमारी महिला तुम पर बहुत भरोसा करती है, बेशर्म झूठे! वह युवती को देखने के लिए आगे बढ़ी तो पाया कि युवती गहरी कोमा में चली गई थी। चलो, डॉक्टर को बुलाओ और इसको भी यहाँ से निकाल दो। आरव ठाकुर थोड़ा हैरान हुआ। उसने नेहा सूर्यवंशी को ठीक जरूर कर दिया था, लेकिन वह बहुत देर तक क्यों नहीं उठी? दरवाजे पर खड़ा अंगरक्षक अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे पता था कि मुझे इस कमीने को नहीं बचाना चाहिए था। मिस कुई ने भी उसे बचाने के लिए जादुई दवा का इस्तेमाल किया था। अब जब कोई जादुई दवा ही नहीं है तो मिस क्या कर सकती है? आरव ठाकुर को कई लोग घसीट कर ले गए। इस समय उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उसे ठीक हो जाना चाहिए था। क्या तुम सच में गलत हो? उस भीड़ का सामना करते हुए जो उसे बाघ की तरह घूर रही थी। आरव ठाकुर को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। अगर वह सचमुच मेरी वजह से मरी तो मैं खुद को मार डालूंगा और माफी मांगूंगा। तुम भी इसी लायक हो। काले कपड़े पहने अंगरक्षक ने व्यंग्य किया। तुम्हारी जान इस लायक है कि तुम हमारी महिला के साथ मरोगे। अपनी बात खत्म करने के बाद कुछ लोगों ने आरव ठाकुर को अस्पताल के बाहर फेंक दिया।
फिर भी वे उसे जाने नहीं देना चाहते थे, बल्कि उसे लात घूंसे मारने लगे। आरव ठाकुर बस एक गेंद की तरह सिकुड़कर उन मुक्कों की बरसात को झेल रहा था। सचिव जानती थी कि मिस आरव ठाकुर को बहुत महत्व देती हैं, इसलिए आरव ठाकुर को यहाँ पीट पीट कर नहीं मारना चाहिए। उसने सबको रोक दिया, बस करो, उसे जाने दो। फिर अंगरक्षक रुक गए। आरव ठाकुर को अकेला छोड़कर सभी तितर बितर हो गए। उसके बाद नेहा सूर्यवंशी एक और पूरा घंटा सोती रही, जब तक कि किसी ने गलियारे के बाहर कप नहीं तोड़ दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई। कोई रास्ता नहीं था, वह बहुत थकी हुई थी और बीमारी की पीड़ा ने उसे बेचैन कर दिया था। आरव ठाकुर की बदौलत वह इतनी अच्छी तरह आराम कर पाए। उसने अपनी आंखें मलीं। जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी, उसे अभूतपूर्व आराम का एहसास हो रहा था। उसकी मांसपेशियों में जान आ गई थी और उसकी आत्मा जीवंत और स्वस्थ थी। खिड़की के बाहर हवा उसके शरीर पर बह रही थी और उसे जो महसूस हो रहा था वह एक गर्म, हल्की हवा थी, न कि एक कड़कती ठंड। वह सचमुच ठीक हो गई है, ये सोचकर उसकी आंखें खुशी से भर आईं। आरव ठाकुर ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसे फिर से एक नया जीवन भी दिया। ये सोचकर उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। मैं आरव ठाकुर को तुरंत देखना चाहती हूँ। लेकिन उस समय वार्ड खाली था। इससे नेहा सूर्यवंशी बेहद उलझन में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे इलाज में बहुत देर हो गई? क्या आरव ठाकुर बाहर खाना खाने गई थी? उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस समय उसके शरीर के ठीक होने की खुशी उसके दिल पर छा गई। वह हिचकिचाते हुए खड़ी हुई, लेकिन वह सचमुच कामयाब हो गई। इससे वह खुशी से झूम उठी। 3 साल, वह पूरे 3 साल से खड़ी नहीं हुई है। आरव ठाकुर, ये सब आरव ठाकुर की बदौलत है। उस उपकारक ने जिसने उसे 2 बार बचाया। उसके बारे में सोचते ही नेहा सूर्यवंशी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। वह उसे देखने के लिए बेताब थी। दरवाज़ा चरमरा कर खुला। नेहा सूर्यवंशी ने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य क्षणिक था, क्योंकि जो व्यक्ति आया था वह उसके दिल का इंसान नहीं, बल्कि उसकी सेक्रेटरी थी और वह अपने साथ 2 डॉक्टर भी लाया था। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, सेक्रेटरी हक्की बक्की रह गई। मैंने देखा कि नेहा सूर्यवंशी दोनों हाथों से खिड़की की चौखट पकड़े खड़ी थी और उसकी तरफ मुड़ी। सेक्रेटरी बेहद उत्साहित लग रही थी। मिस तांग, आप जाग रही हैं, क्या आप अभी भी खड़ी हो सकती हैं? नेहा सूर्यवंशी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से पूछा। आरव ठाकुर कहाँ है? सेक्रेटरी का चेहरा जम गया। वह चला गया। नेहा सूर्यवंशी ने भौहें चढ़ाईं। आरव ठाकुर चला गया? वह क्यों चला गया? वह कहाँ गया? सचिव हकलाते हुए बोली, मुझे लगा कि उसने मौका पाकर तुम्हें छेड़ा और तुम्हें बेहोश कर दिया, इसलिए किसी ने उसे भगा दिया। नेहा सूर्यवंशी का चेहरा अचानक बदल गया। आंखों में गुस्सा लिए उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, उस आदमी को तुरंत वापस बुलाओ, वरना मैं तुम्हें बिना खाना दिए ही छोड़ दूंगी। सचिव का चेहरा ठंडा पड़ गया था। लेकिन ये यांगचेंग इतना बड़ा है, आरव ठाकुर कहाँ जा सकता है? अध्याय 4। दरअसल आरव ठाकुर ज्यादा दूर नहीं गया था। इस समय उसकी चेतना थोड़ी उदास थी। उन अंगरक्षकों ने अभी अभी उसे लात घूंसे मारे थे और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन जब उसने सोचा कि मिस टेंग उसकी वजह से मर सकती हैं, तो उसे बहुत ग्लानि हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने कौन सा कदम गलत उठाया। वह बेचैन था, यूं ही बेमतलब चल रहा था। लेकिन तभी एक कार ने उसका रास्ता रोक लिया। ये लाल पोश इतनी आकर्षक थी कि आरव ठाकुर एक नज़र में पहचान गया कि यह कौन है। दरवाज़ा तुरंत खुला और ड्राइवर अंदर से नीचे उतरा और आरव ठाकुर को आश्चर्य से देखने लगा। तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? रंजीत खुराना आया था। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। आरव ठाकुर को कल पीट पीट कर मार डाला गया था और फिर उसे जंगल में फेंक दिया गया था। यह आज सचमुच जिंदा और लात मारते हुए यहाँ दिखाई दिया। आरव ठाकुर का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम मरी नहीं हो, मैं कैसे मर सकता हूँ? रंजीत खुराना हंसा और बोला, क्या बात है आरव खुराना, क्या दिन भर बाहर रहने के बाद तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे? चलो, मेरे पास 100 युआन हैं। तुम मेरी जांघों के नीचे से चुपके से आ सकते हो और मैं तुम्हें दे दूंगा। आरव ठाकुर उससे उलझने के मूड में नहीं था। मैं इससे बदला जरूर लूंगा, लेकिन आज नहीं। वह जाने ही वाला था कि अप्रत्याशित रूप से कार के सह पायलट ने एक और सिर लीक कर दिया। जैसे ही यह चेहरा दिखाई दिया, आरव ठाकुर का दिल तुरंत टूट गया। काजल राठौड़, यह महिला जिसे मैंने 3 साल तक संजोया था, अप्रत्याशित रूप से अन्य पुरुषों के साथ उसके सामने प्रकट हुई। जब काजल राठौड़ ने अपने आदमी को देखा तो दोषी महसूस करने के बजाय उसने मुंह में कफ थूका और कोसा। बुरी किस्मत, तुम इतने परेशान क्यों हो? रंजीत खुराना हंसा और बोला, वह शायद घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगना चाहता है। काजल राठौड़ ने आंखें घुमाई, मैं तुमसे कहती हूँ आरव ठाकुर, अगर तुम घुटने टेक कर भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। कुत्तों और आदमियों की जोड़ी ने आरव ठाकुर को बीमार कर दिया।
ये वास्तव में एक ही बात थी, उसे बस इस बात से नफरत थी कि वह अंधा था और उसका बदसूरत चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। इस समय वह बेहद शांत था और वह सिर्फ नेहा सूर्यवंशी को बचाना चाहता था। कुत्तों और आदमियों की यह जोड़ी देर सबेर मर ही जाएगी, आज का दिन बुरा नहीं है। चिंता मत करो कमीने, मैंने इसे बहुत पहले ही साफ साफ देख लिया है। अब से भले ही तुम जमीन पर लेट जाओ और मुझसे खेलने के लिए विनती करो, अगर मैं फिर से देखें तो मैं इंसान नहीं हूँ। आरव ठाकुर। ये सुनकर काजल राठौड़ के हाव भाव अचानक बदल गए। ये सिकुड़ा हुआ कछुआ पहले सिर्फ उसके पैर धोने के लिए घुटने टेकने की हिम्मत करता था, लेकिन अब वह उसे इस तरह दौड़ने की हिम्मत कर रहा है। वह पागलों की तरह चिल्लाई, वापस आओ। क्या तुमने दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत की है? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते हुए वह अपने सारे दांत और पंजों के साथ आरव ठाकुर की ओर दौड़ी, लेकिन आरव ठाकुर ने उसे धक्का दे दिया। लुढ़क जाओ। काजल राठौड़ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ पहले ऐसा अन्याय कैसे हो सकता था, और वह तुरंत क्रोधित हो गई। रंजीत खुराना, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम इस कमीने से निपटने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? तभी रंजीत खुराना ने प्रतिक्रिया दी, तुम मेरे लिए रुको। आरव ठाकुर अविचलित रहा और फिर भी अपने आप आगे बढ़ा। रंजीत खुराना उसके सामने खड़ा हो गया, उसकी जांघों के नीचे 100 युआन फेंके और उस पर थूक दिया। तुम घुटनों के बल बैठो और अपने मुंह से पैसे उठाओ, मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। काजल राठौड़ ने भी अपना मोबाइल फोन निकाला। आरव ठाकुर का वीडियो रिकॉर्ड करना और भविष्य में उसे अपमानित करना चाहती थी। आरव ठाकुर ने उन दोनों को देखा और उसके दिल में और भी ज्यादा घिन आ रही थी। मैं बार बार पीछे हट रहा था, लेकिन ये लोग फिर भी आगे बढ़ रहे थे। वह डिग रहा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूं, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने और दादाजी को फोन करने के लिए, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। रंजीत खुराना अचानक हंस पड़ा। क्या मैंने सही सुना? कल मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आरव ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। ये देखकर कि आरव ठाकुर गिनती को लेकर वाकई गंभीर था, रंजीत खुराना पागलों की तरह हंसा। वह सीधा झुका और जोर से चिल्लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 90, चलो चलो मुझे मारने की कोशिश करो। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा सीधे पास ले आया। अंधेरे में वह अचानक बाहर निकला और सीधा आरव ठाकुर की जांघों के पास गया। लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आरव ठाकुर बेहद दृढ़ था, उसके घुटने पर बैठ गया और फिर अपने हाथों से उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। क्रैक! एक आवाज के साथ रंजीत खुराना का चेहरा चोटिल हो गया और खून बहने लगा और वह लड़खड़ाकर लगभग गिर पड़ा। इस थप्पड़ की जोर से उसकी आंखें लगभग फूट गईं। तू कमबख्त मौत का न्योता देता है। रंजीत खुराना ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और सीधा आरव ठाकुर के पास गया। आरव ठाकुर इस समय पहले जैसा नहीं रहा। एक बड़ी टॉनिक गोली लेने और लिन परिवार की विरासत पर कब्जा करने के बाद उसका शरीर पहले से ही ठीक हो गया है और उसकी ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। रंजीत खुराना के आने से पहले ही आरव ठाकुर अपना दाहिना पैर उठा चुका था। ओह! ये लात रंजीत खुराना के छोटे से गोरे चेहरे पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर नीले बैंगनी तलवे का निशान पड़ गया। रंजीत खुराना भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। काजल राठौड़ भी पूरी तरह से चुप हो गई और उसका फोन पकड़े हुए हाथ भी थोड़ा कांप रहा था। वह चौंक गई। क्या यह अब भी वही घटिया कचरा है जिसे वह याद करती थी? क्या यह अब भी आरव ठाकुर है जो सांस लेने के लिए हौंफ रहा है? आरव ठाकुर ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये पहली बार है जब उसने लिनमेन विरासत में महारत हासिल की है और वह अपनी ताकत से सुखद आश्चर्यचकित भी है। 3 साल पहले वह भी एक उत्कृष्ट युवक था। बास्केटबॉल और फुटबॉल सभी खेलों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उस बचाव के कारण वह बेकार हो गया। और अब 3 साल पहले उसने जो कुछ खोया था, साथ ही उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। आरव ठाकुर ने एक गहरी सांस ली और इस लात ने उसे बेहद खुश कर दिया। रंजीत खुराना को देखते हुए, जो पूरी तरह से कांप रहा था और भयभीत था, उसने तिरस्कारपूर्वक देखा। आपके पास एक आखिरी मौका है। ये सुनकर रंजीत खुराना का शरीर कांप उठा और वह जल्दी से आरव ठाकुर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। दादाजी लिन, मैं गलत था। दादाजी लिन, कृपया मुझे माफ करें। उसका विनम्र रूप देखकर आरव ठाकुर ने व्यंग्य किया, बाहर निकलो, मुझे फिर कभी न मिलने दो। काजल राठौड़ ने अपना संयम वापस पाया और चीखते हुए रंजीत खुराना की तरफ दौड़ी। रंजीत खुराना के चेहरे पर जूतों के बड़े बड़े निशान देखकर वह गुस्से से दहाड़ी, आरव ठाकुर, तुम मर चुके हो। जियान परिवार तुम्हें हरगिज नहीं जाने देगा। वह तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। तुम्हें मरने की कोई जगह नहीं मिलेगी। आरव ठाकुर ने परवाह नहीं की और आगे बढ़ गया और उस औरत को खुद को कोसने दिया। अभी कुछ देर पहले ही तो निकला था। उसके सामने एक कार रुकी।
आरव ठाकुर हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि रंजीत खुराना के आदमी इतनी जल्दी आ पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, आज मैं मारना शुरू कर दूंगा और अपना गुस्सा निकालूंगा। हालांकि जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, एक व्यक्ति तुरंत कार से बाहर निकला और उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। ये व्यक्ति नेहा सूर्यवंशी की सेक्रेटरी निकली। आंखों में आंसू लिए वह रोई और गिड़गिड़ाई, मिस्टर लिन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जान बचाए और मेरे साथ अस्पताल वापस आइए, हमारी लेडी। हमारी लेडी। आरव ठाकुर के चेहरे के भाव बदल गए। क्या मिस टैंग को कुछ हो गया है? जल्दी मुझे वापस ले चलिए। अध्याय 5। जैसे ही सचिव समझाने ही वाली थी कि आरव ठाकुर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। चिंता मत करो, अगर मिस टैंग को कुछ हुआ तो मैं ज़रूर मौत से माफ़ी मांगूंगा। रास्ते भर आरव ठाकुर ने सचिव की बात बिल्कुल नहीं सुनी, बस ड्राइवर से जल्दी चलने का आग्रह किया। वार्ड के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हिम्मत जुटाई और वार्ड का दरवाज़ा खोला। आरव ठाकुर ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला, लेकिन खाली वार्ड देखकर उसका दिल कांप उठा। क्या यह मुमकिन है कि मैं अभी भी एक कदम लेट हूं? मिस टेंग, जिसने उसे नई जिंदगी दी, वह यूं ही मर गई। आरव ठाकुर को और भी ज्यादा पछतावा हुआ, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती। अगर आप नेहा सूर्यवंशी का इलाज करने में जल्दबाजी नहीं करते तो क्या नतीजा कुछ और होता। उसके दिल में मिली जुली भावनाएं थीं। मिस टेंग, मैंने आपको चोट पहुंचाई है। लेकिन इसी पल उसने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसने अनजाने में अपना सिर घुमाकर देखा। जिस व्यक्ति ने उसके कंधे पर थपथपाया वह कोई और नहीं बल्कि नेहा सूर्यवंशी थी। इस समय नेहा सूर्यवंशी ने एक शुद्ध सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी, जिसमें केवल उसके पतले टखने और चिकनी सफ़ेद अग्रभाग दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी और आरव ठाकुर को देखती उसकी आंखें भी कोमलता से भरी थीं। आरव ठाकुर बहुत देर तक स्तब्ध रहा। मिस तांग, क्या आप ठीक हैं? नेहा सूर्यवंशी मुस्कुराए और सिर हिलाया। देखिए, आपके इलाज की बदौलत मैं ठीक हो गई हूँ। ये कहते हुए वह आरव ठाकुर के सामने घूम गई। सफ़ेद लंबी स्कर्ट हवा के साथ हिल रही थी, घूम रही थी और नाच रही थी। नेहा सूर्यवंशी मुस्कुरा रही थी और बेहद कोमल और आकर्षक थी। 3 सालों में ये पहली बार था जब नेहा सूर्यवंशी खड़ी हुई थी। वह बहुत उत्साहित थी और अस्पताल में काफ़ी देर तक चलती रही। इस तथ्य के साथ कि उसका शरीर अभी भी अपेक्षाकृत कमज़ोर था, वह कुछ बार मुड़ने के बाद लड़खड़ा गया और आरव ठाकुर की ओर गिर पड़ा। तीखी निगाहों और फुर्तीले हाथों से आरव ठाकुर ने उसकी कलाई पकड़ी, अपना दाहिना हाथ उसकी पतली कमर पर रखा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस समय दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे और माहौल कुछ देर के लिए बेहद नाजुक हो गया था। नेहा सूर्यवंशी की सुंदरता कोमल और आकर्षक है, जो दुनिया की महिलाओं के लिए दुर्लभ है। नेहा सूर्यवंशी को लगता है कि वह प्रेम संबंधों से ग्रस्त नहीं है, लेकिन यह अपरिहार्य है कि वह भावुक हो जाएगा। नेहा सूर्यवंशी भावुक नहीं है। अपनी युवावस्था के 3 साल उसने या तो अस्पताल के बिस्तर पर या व्हीलचेयर पर बिताए। जीवित रहना एक असाधारण आशा थी। उसके सामने आरव ठाकुर न केवल उसका रक्षक है, बल्कि उसके लिए एक नया जीवन भी है। इसके अलावा उसने लिन परिवार की विरासत प्राप्त की, पिछली पतनशील प्रवृत्ति को दूर किया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। और उससे आती हल्की सी खुशबू ने नेहा सूर्यवंशी के दिल की धड़कन और भी तेज कर दी। यह एक ऐसी खुशबू थी जो उसने पहले कभी किसी और से नहीं सूंघी थी और इससे उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी, मानो चींटियां रेंग रही हों। लेकिन अभी वे अंगरक्षक वार्ड के दरवाजे पर प्रकट हुए। मूल रूप से उन्होंने आरव ठाकुर से माफ़ी मांगने की योजना बनाई थी। ये दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। मुझे पता था कि यह आने का सही समय नहीं है और जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं बस वहां मूक दर्शक बनकर खड़ा रह गया। आरव ठाकुर अचानक जाग गया और जल्दी से नेहा सूर्यवंशी की कमर छोड़ दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। नेहा सूर्यवंशी ने भी अपनी मुस्कान छिपा ली और थोड़ी शिकायत के साथ ठंडे स्वर में कहा, जब आप यहाँ आएंगी तो मुझे क्या कहना चाहिए? क्या आपको मुझे फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है? जैसे ही यह टिप्पणी निकली, सभी अंगरक्षकों ने अपने हाथ अपनी पतलून की टांगों पर रख लिए और आरव ठाकुर को 90 डिग्री पर झुक गए। मुझे माफ़ करना मिस्टर लिन। आरव ठाकुर दंग रह गया और जल्दी से हाथ हिलाया। आप सब मिस टैंग के पक्ष में हैं, मैं आपको दोष नहीं देता। लेकिन सचिव आगे बढ़ा, झुककर बोला, मिस्टर लिन, मैं इस मामले में लापरवाह था जिससे आपको नुकसान हुआ। कृपया मुझे सजा दें। आखिरकार उसने सीधे एक लोहे की छड़ थमा दी। मोटी भुजाओं वाली इस लोहे की छड़ को देखकर जब ये किसी व्यक्ति को मारती है तो यह अपंग हो जाती होगी। आरव ठाकुर ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, आपका भी यह मतलब नहीं था, भूल जाए। लेकिन बाकी लोग अभी भी उठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। नेहा सूर्यवंशी ने स्पष्ट रूप से कहा, चूंकि मिस्टर लिन ने आपको बख्श दिया है तो जल्दी से बाहर क्यों नहीं निकलते? हाँ, सभी ने जल्दी से सहमति व्यक्त की और जल्दी से वार्ड छोड़ दिया। इस समय वार्ड में केवल 2 लोग ही बचे थे। थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा अस्पष्ट हो गया।
नेहा सूर्यवंशी की आंखें स्नेह से भरी थीं और उसके दिल में अनगिनत सवाल थे जो वह आरव ठाकुर से पूछना चाहती थी। इतने सालों में उसने कैसे जिया है, उसने दूसरों को कैसे नाराज किया है, और उससे भी ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि उसके चिकित्सा कौशल कहाँ से आते हैं। आखिरकार मेरी अपनी जांच के अनुसार उसके पूर्वजों में उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल थे, लेकिन उसकी पीढ़ी में ये प्रतिभा लगभग लुप्त हो गई है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही आरव ठाकुर ने बोलने की पहल की। मिस टेंग, अपना हाथ आगे बढ़ाए। नेहा सूर्यवंशी अचंभित रह गई, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव ठाकुर ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तर्जनी उसकी नाड़ी पर रख दी। आखिरकार लोगों को बचाने के लिए लोगों को बचाने के लिए लिनमेन विरासत का इस्तेमाल पहली बार हो रहा था, इसलिए वह चिंतित था। निरीक्षण के बाद उसने राहत की लंबी सांस ली। मिस टेंग, आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब आपको बस कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है और आप आम लोगों से अलग नहीं रहेंगी। नेहा सूर्यवंशी की आंखों में एक अदृश्य सी चमक दौड़ गई। आम लोगों की तरह 3 सालों से वह ऐसे ही दिन का सपना देख रही थी। शुक्रिया आरव ठाकुर, उसने खास तौर पर उत्साहित स्वर में कहा। आरव ठाकुर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। मिस तांग, अगर आप शुक्रिया कहना चाहती हैं तो मुझे कहना ही होगा। अगर आप न होती तो शायद मैं कब का मर चुका होता। ये सुनकर नेहा सूर्यवंशी की आंखों में एक अदृश्य कोमलता चमक उठी। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और आरव ठाकुर ने 3 साल पहले अपने बचाव और चोट के बारे में बात की। नेहा सूर्यवंशी अचंभित रह गई, यह महसूस करते हुए कि आरव ठाकुर को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह वही लड़की है जिसे उसने 3 साल पहले बचाया था। वह अचानक घबरा गई। आरव ठाकुर, तुमने उस व्यक्ति को तो बचाया, लेकिन खुद को गंभीर रूप से बीमार कर लिया, और जिस व्यक्ति को तुमने बचाया वह तुम्हारा बदला चुकाने नहीं आया। क्या तुम उससे नफरत करती हो? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? आरव ठाकुर एक पल के लिए अचंभित रह गई और बिना ज्यादा सोचे समझे बोल पड़े। नहीं होगा। क्यों? उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आरव ठाकुर मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं उससे नफरत क्यों करूं? वो लड़की मुझे शुक्रिया अदा करने वापस नहीं आई। उसे जरूर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा और मैंने लोगों को चुकाने के लिए नहीं बचाया। नेहा सूर्यवंशी ने आरव ठाकुर को गौर से देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव ठाकुर जैसा कोई नहीं देखा था। उससे मिलना मेरे जीवन की सबसे खुशकिस्मती है, वो मेरी जिंदगी का सबसे नेक इंसान है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके दिल में कृतज्ञता शब्दों से परे थी। नेहा सूर्यवंशी को इस हालत में देखकर आरव ठाकुर थोड़ा घबरा गया। मिस तांग, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आरव ठाकुर, नेहा सूर्यवंशी ने उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, मुझे अच्छी तरह देखो, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? ये सुनकर आरव ठाकुर ने नेहा सूर्यवंशी के चेहरे को गंभीरता से देखा। ये चेहरा कितना नाजुक है। उसकी 2 टेढ़ी भौहें और स्नेह भरी आंखें आरव ठाकुर को घूरते हुए, उसे धड़कते हुए महसूस करा रही थीं। 3 साल पहले यांगचेंग ब्रिज पर एक लड़की का अपहरण हुआ था। वह पुल पर हताश थी। बचने के लिए उसने पुल से छलांग लगा दी। आरव ठाकुर जितना सुनता उतना ही हैरान होता। वह सचमुच अपने सामने खड़ी लड़की और उस व्यक्ति के बीच कोई संबंध नहीं जोड़ पा रहा था जिसे उसने बचाया था। क्या ऐसा हो सकता है? उसने चरचौंक कर कहा, तुम वही लड़की हो? हाँ। नेहा सूर्यवंशी ने हताश होकर सिर हिलाया, उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। उसे यकीन नहीं था कि आरव ठाकुर अपनी पहचान बताने के बाद कैसा व्यवहार करेगा। क्या वह उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए डॉटेगा, या खुद को नुकसान पहुंचाएगा, या खुद को बचाने पर पछताएगा? आरव ठाकुर ने राहत की लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे 3 साल के प्रयास सार्थक हैं। उसने 3 साल पहले लड़की को बचाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की बची या नहीं। अब ये जानकर कि लड़की न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसकी आंखों के सामने भी है, आरव ठाकुर बेहद सुकून महसूस करता है। अगर वह किसी की जान बचा सकता है तो उसके 3 साल के जख्म सार्थक होंगे। ये सुनकर नेहा सूर्यवंशी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को आरव ठाकुर की बाहों में फेंक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। सिसकते हुए उसने आरव ठाकुर से माफी मांगी। माफ करना, माफ करना। आरव ठाकुर ने बेबसी से उसके सिर पर थपथपाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरव ठाकुर ने उसके बालों को सहलाया और उसे दिलासा दिया। नेहा सूर्यवंशी को आरव ठाकुर की बाहों से उठने में न जाने कितना समय लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था और काफी देर बाद वह शांत हुई और घबराकर बोली, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है ना? मैं तुम्हें रात का खाना खिलाऊंगा। चलो फुशुन बिल्डिंग चलते हैं। आरव ठाकुर ने जल्दी से हाथ हिलाया। फुशुन बिल्डिंग यांगचेंग के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में से एक है। चाहे कितने भी सेलिब्रिटी वहां खाना चाहें, वे योग्य नहीं हैं। मैंने सुना है कि सिर्फ सेवा शुल्क ही 50,000 युआन से ज्यादा होगा। ये बहुत महंगा है। मिस टेंग, मैं बस डिब्बा बंद लंच खा लूंगा।
नेहा सूर्यवंशी ने गुस्से से कहा, अगर मैंने अपने उपकारकर्ता को डिब्बा बंद लंच खाने दिया तो मुझे जिंदगी भर सोने और खाने में दिक्कत होगी। मेरी बात सुनो, मैंने पहले ही एक सीट बुक कर ली है। क्या तुम चाहती हो कि मैं क्षतिपूर्ति राशि दूं? यह आज्ञाकारी बनो। वह मुस्कुराए और आरव ठाकुर का हाथ थाम लिया। अब हम चलते हैं। ठीक है। दोनों वार्ड से बाहर चले गए। रास्ते भर नेहा सूर्यवंशी ने बातें करना बंद नहीं किया। जो लोग उसे जानते थे उन्हें बेहद हैरानी होगी कि तांग संप्रदाय की सबसे बुजुर्ग महिला, वह बिना मुस्कुराए और दृढ़ निश्चयी लड़की, अब लोगों से ऐसे बात करती है जैसे कोई पहली बार प्यार में पड़ी लड़की हो। वैसे आगे से मुझे मिस तांग या मिस तांग मत कहना। अगर तुम बूढ़ी हो जाओगी तो बस नेहा सूर्यवंशी कहना। आरव ठाकुर ने सिर हिलाया। हाँ नेहा सूर्यवंशी। क्या तुम्हारे पास अभी रहने के लिए जगह है? अभी नहीं। बिल्कुल, मेरे पास एक घर है जो अभी खाली है और मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। ये बहुत कीमती है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो ये बेकार है। आज्ञाकारी बनो। ठीक है। वैसे तुमने अपनी चिकित्सा कहाँ से सीखी? मेरी बीमारी बहुत गंभीर है। मैंने दुनिया के लगभग सभी डॉक्टरों को देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा शक्तिशाली डॉक्टर कभी नहीं देखा। आरव ठाकुर अचानक परेशान हो गया। इस वंशानुक्रम की व्याख्या करना कठिन है। समझाएं कि सामने वाला इस पर विश्वास न करे। आखिरकार ये बहुत रहस्यमय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही वह सोच ही रहा था कि कैसे समझाए, दोनों अस्पताल के गेट पर पहुंच चुके थे। अचानक एक वैन उनके ठीक सामने आकर रुकी, जिससे उसकी सोच में खलल पड़ा। मैंने देखा कि बदमाशों का एक समूह एक के बाद एक गाड़ी से उतर रहा है, और नायक ने समूह की ओर देखा और गुस्से से दहाड़ा। आरव ठाकुर कौन है साले? तूने मेरे चचेरे भाई को पीटने की हिम्मत की, मैं आज तुझे मार डालूंगा। अध्याय 6। आरव ठाकुर ने ध्यान से देखा और आगंतुक की पहचान की पुष्टि की। ये व्यक्ति रंजीत खुराना का चचेरा भाई संजीत खुराना है, जो यांगचेंग में रहता है। जब वह अस्पताल में काम करता था तो वह उसे कई बार देखता था, और हर बार किसी झगड़े की वजह से। रंजीत खुराना के इतने उग्र होने की क्षमता का अधिकांश हिस्सा उसके चचेरे भाई की ही देन था। अब आरव ठाकुर उनसे नहीं डरता, लेकिन उसे डर है कि नेहा सूर्यवंशी को चोट लग जाएगी। वह तुरंत नेहा सूर्यवंशी के सामने खड़ा हो गया और आदेश दिया, नेहा सूर्यवंशी, ये लोग मुझे ढूंढने आए हैं, तुम पहले जाओ। नेहा सूर्यवंशी का दिल भर आया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नेहा सूर्यवंशी खतरे में होने पर पहले उसके बारे में सोचेगा। ये लोग तुम्हें परेशान करने क्यों करते हैं? यह एक लंबी कहानी है। तुम पहले ऊपर जाओ। आरव ठाकुर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि नेहा सूर्यवंशी से अपने असहनीय अनुभव के बारे में कैसे बात करूं। इसी दौरान 2 और वैन आ गईं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग उतर गए, जिससे बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। संजीत खुराना ने आरव ठाकुर को ऊपर से नीचे तक देखा। घमंड से पूछा, तुमने मेरे चचेरे भाई को मारा? आरव ठाकुर ने शांति से कहा, तुम्हारे चचेरे भाई को ही लड़ना चाहिए। संजीत खुराना की आंखें चमक उठीं। बेटे, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूँ। इस तरह तुम घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करो और मैं अपने चचेरे भाई के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। चलो इसे भूल जाओ। आरव ठाकुर ने बिना किसी डर के कहा, यह तुम्हारे चचेरे भाई का मामला था जिसने सबसे पहले उकसाया था। माफी उसी को मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। संजीत खुराना की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। बदबूदार लड़के, टोस्ट मत करो और बढ़िया शराब पीने से इनकार मत करो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त बनो। मैं गुंडों से दोस्ती नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, संजीत खुराना के अधीनस्थ बेचैन हो गए। भाई, ये बच्चा बहुत पागल है, इसकी टांग काट दूं। इसे खत्म कर दो, इसे वो दो जो ये नहीं चाहता। आरव ठाकुर ने व्यंग्य किया। उसे पहले से ही पता था कि ये कमीने कौन हैं। हफ्ते के दिनों में ये घमंडी और दबंग होते हैं, और इसी तरह ये लोगों को धमकाते हैं। अगर मैं घुटने टेक कर माफी भी मांग लूं तो भी ये मुझे कभी नहीं जाने देंगे, उल्टा ये और भी बदतर हो जाएंगे। कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना, यही इनका काम है। नीचे के शोर ने भी मरीजों का ध्यान खींचा। ज्यादा दूर नहीं, अस्पताल के बगीचे में गज़ेबो में 2 आदमी, एक बूढ़ा और एक जवान, ये तमाशा देख रहे थे। बूढ़े का व्यवहार अमर है, उसकी पीठ सीधी और सख्त है और पहली नज़र में वो लियांजियाजी जैसा दिखता है। युवक चुपचाप बूढ़े को संतरे छीलने में मदद कर रहा था, बीच बीच में उन्हें देखता रहा। बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोला और कुछ प्रशंसा के साथ कहा, ये युवक ये कर सकता है। वह न तो विनम्र है और न ही दबंग, वह एक प्रतिभा है। सामने खड़े बदमाशों के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। यांगचेंग के बदमाश कमजोरों को ज्यादा से ज्यादा धमकाना जानते हैं, ऐसे लोगों का एक समूह जो कमजोरों को धमकाते हैं और मजबूत लोगों से डरते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं मदद करूं? युवक ने शांति से पूछा।
बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, तुम कुछ समय के लिए उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन तुम जीवन भर उसकी मदद नहीं कर पाओगे। एक पिटाई भी उसे असलियत का एहसास करा सकती है। न विनम्र होना और न ही दबंग होना एक अच्छा गुण है, लेकिन इसके लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। अगर आपको नर्म होना है तो आपको नर्म ही रहना होगा। उसी समय संजीत खुराना का धैर्य भी जवाब दे गया। ठीक है, चूंकि तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए तो मुझे बेरहम होने का दोष मत दो, करो और उसे खत्म कर दो। लड़के अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। पलक झपकते ही एक व्यक्ति आरव ठाकुर की ओर दौड़ा और उस पर एक छड़ी फेंकी। आरव ठाकुर बिना किसी डर के एक तरफ मुड़ा और हल्के से चकमा देते हुए नीचे लटकी हुई छड़ी को पकड़ लिया और चुपके से उस पर लात मार दी। सिर्फ एक लात से वह आदमी 3 मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। 2 और लोग भी आगे आ गए। आरव ठाकुर ने कुछ कम कहा और उसकी हथेलियां दोनों लोगों के पेट को छू गईं। सिर्फ 2 धमाक सुनाई दिए। दोनों जमीन पर गिर पड़े। दर्द से उसका चेहरा गेंद की तरह सिकुड़ गया और वह दर्द से जमीन पर लौटने लगा। नेहा सूर्यवंशी थोड़ा अचंभित हुई। उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। अगर आरव ठाकुर सचमुच हार जाता तो उसके अंगरक्षक तुरंत आरव ठाकुर की रक्षा के लिए बाहर आ जाते, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव ठाकुर उन तीनों को आसानी से हरा देगा। नेहा सूर्यवंशी का अंगरक्षक और भी ज्यादा डर गया। इतनी कुशलता से अगर आरव ठाकुर पलटवार करता तो उनमें से कोई भी उसका विरोधी नहीं होता। अब सभी ने आरव ठाकुर की और भी ज्यादा प्रशंसा की और उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। अस्पताल के मंडप में ये दृश्य देखकर बूढ़ा अचानक उठ खड़ा हुआ। कितना तेज मुक्का, उसने आश्चर्य से कहा। अगर यह युवक मुझसे 20 साल पहले मिलता तो आज युद्ध का देवता होता। अगर यह मुझसे 10 साल पहले मिलता तो देवताओं की सूची में होता। कितना अफसोस, कितना अफसोस। लेकिन युवक ने अपने पीछे आरव ठाकुर को देखा। पिताजी, देखो वह कौन है। बूढ़े ने अपनी उंगली की दिशा में करीब से देखा और अचानक उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। तान परिवार, वह यहाँ क्यों है? अब अस्पताल का दरवाजा। जैसे ही संजीत खुराना को होश आया, उसने देखा कि उसके 3 छोटे भाइयों को जमीन पर गिरा दिया गया था। वह बेहद गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? मैं चाहता हूं कि तुम आज यहीं मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे आरव ठाकुर के पीछे से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। मैं देखती हूं कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। बोलने वाली नेहा सूर्यवंशी थी। उसकी प्रतिक्रिया के बाद स्वाभाविक रूप से वह अपने रक्षक को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। नेहा सूर्यवंशी ने इस समय एक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, गोरी त्वचा, सुंदर रूप और सौम्य शरीर। संजीत खुराना की आंखें तुरंत सीधी हो गईं। ज़ियाउल निज़ी, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? हाँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं आरव ठाकुर को जाने दूंगा। इसके बाद वह मुस्कुराया और नेहा सूर्यवंशी के पैरों पर खंजर फेंक दिया। इस चाकू से अपनी स्कर्ट फाड़ दो और मुझे दिखाओ कि तुमने जो अंडरवियर पहना है वह सफ़ेद है या गुलाबी, फिर मैं उसे जाने दूंगा। आरव ठाकुर का चेहरा ठंडा पड़ गया। इस मामले का नेहा सूर्यवंशी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने उसके बालों को छूने की हिम्मत की है तो कोशिश करो। संजीत खुराना तिरस्कार से देखा। हे, मैं सचमुच कोशिश करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। ये कहते हुए वह मुस्कुराते हुए नेहा सूर्यवंशी की ओर बढ़ा। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं खुद उठा लूंगा। लेकिन जैसे ही ये शब्द निकले, उसे अचानक अपने कंधे धंसते हुए महसूस हुए। उसने सिर घुमाया और देखा कि 1.8 मीटर लंबा बूढ़ा आदमी अपने हाथों से उसके कंधों को दबा रहा था। उस सूखे और पतले हाथ में बहुत ताकत लग रही थी। संजीत खुराना हिलना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। बूढ़े, मुझे जल्दी जाने दो। कमीने, ध्यान से देखो, वह कौन है? उसके पीछे से एक जवान आवाज़ सुनाई दी। संजीत खुराना ने गौर से देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसका चेहरा पल भर में पूरी तरह बदल गया। लेकिन उसके अधीन गैंगस्टर पहले ही बूढ़े आदमी के पास आकर चिल्ला चुका था। बूढ़े, क्या तुम जानते हो कि हमारा बॉस कौन है? संजीत खुराना। वह यांगचेंग का सबसे ताकतवर आदमी है। अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो वह तुम्हारा पैर काट देगा। अपनी माँ को छोड़ दो। मेरे लिए चुप रहो। संजीत खुराना ने अपने छोटे भाई को जोर से थप्पड़ मारा। छोटा भाई हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने अपना सिर घुमाया और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, तुम्हारे छोटे भाई की आंखें तो हैं, लेकिन वह ताइशान को नहीं पहचानता और अपनी पहचान भी नहीं पहचानता। मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हैं। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो क्या तुम्हें अब भी मेरी सलाह की ज़रूरत है? मैं जा रहा हूँ। संजीत खुराना तुरंत भाग जाना चाहता था। रुको, मैं यहाँ अपने दोस्तों को परेशान कर रहा हूँ, तो चलो इसे भूल जाते हैं। संजीत खुराना ये सुनकर चौंक गया। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह तुरंत आरव ठाकुर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। भाई आरव ठाकुर, मेरा छोटा भाई अंधा है। अगर तुम मुझे धमकाओगे, मुझे बस एक बात समझो और मुझे जाने दो। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा और फिर
संजीत खुराना कांप उठा, लेकिन बचने के लिए उसके पास बगल में पड़ी छड़ी उठाकर अपनी उंगलियों से उसे कुचलने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक धीमी धमाका हुआ और उसकी छोटी उंगली कुचले जाने से खून से लाल हो गई। संजीत खुराना पसीने से तरबतर था और दर्द से बोला, श्रीमान शेन, क्या आप संतुष्ट हैं? बूढ़े ने हल्के से सिर हिलाया। बाहर निकलो। तभी उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और अपने छोटे भाइयों के साथ वहां से भाग गया। लोगों को जाते हुए देखो। युवक ने बूढ़े को नेहा सूर्यवंशी के पास आने में मदद की। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सुश्री तांग यहाँ हैं। मैंने बूढ़े को क्यों नहीं बताया? बूढ़े आपका स्वागत करें। नेहा सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि अंकल शेन बीमार हैं, इसलिए मैंने आपको जानबूझकर परेशान नहीं किया। अरे, बुढ़ापे में लोगों का बीमार होना आम बात है, लेकिन आप तो बीमार हो गए। बूढ़े ने नेहा सूर्यवंशी को ऊपर से नीचे तक देखा और आश्चर्य से कहा, मिस तांग का रंग इतना ठीक हो गया है? क्या जहर ठीक हो गया है? अच्छा, मैं ठीक हो गया। नेहा सूर्यवंशी मुस्कुराए और आरव ठाकुर की ओर इशारा किया, उसकी बदौलत उसने मुझे दूसरा जीवन दिया। बूढ़ा अचंभित रह गया। वह उसकी उंगली के इशारे पर बूढ़े ने आरव ठाकुर की ओर देखा। उसने आरव ठाकुर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या पता था कि वह असल में नेहा सूर्यवंशी का उपकारक था। उसने आरव ठाकुर को ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत समझदारी भरी नजरों से देखा। उसने अनुमान लगाया, इस आरव ठाकुर का नेहा सूर्यवंशी से जरूर बहुत कुछ लेना देना है। ये बहुत सामान्य बात है। वे छोटे बड़े भी महिलाओं से घिरे रहते हैं और तांग परिवार की सबसे बड़ी मिस के लिए पुरुषों की कमी होना असंभव है। जहां तक इस दावे की बात है कि आरव ठाकुर ने नेहा सूर्यवंशी को बचाया, वह इस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वह जानता था कि नेहा सूर्यवंशी की हालत कितनी गंभीर थी। एक छोटे लड़के में ये क्षमता कैसे हो सकती है? ये नेहा सूर्यवंशी द्वारा अपने चेहरे पर सोना लगाने के अलावा और कुछ नहीं था। वह व्यक्ति जिसने सचमुच बीमारियों ठीक की और जानें बचाईं, शायद साधुकुल का महाप्रतिभाशाली डॉक्टर था। ये सोचकर उसने मन ही मन आह भरी, मुझे डर है कि ऐसे व्यक्ति को केवल तांग परिवार ही आमंत्रित कर सकता है। हे, बूढ़ा हंसा, लेकिन मिस तांग के चेहरे का खंडन न करने के लिए उसने फिर भी आरव ठाकुर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हाय, मेरा नाम हरीश चौधरी है। आरव ठाकुर ने भी चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम आरव ठाकुर है। बूढ़े ने एक पल सोचा, लेकिन उसे लिन उपनाम वाला कोई परिवार याद नहीं आया। जैसी कि उम्मीद थी, आरव ठाकुर शायद नेहा सूर्यवंशी का पसंदीदा पुरुष था। मिस तांग, जब से मैं अपने घर आया हूँ, मैं एक मकान मालिक के तौर पर मिस टैंग को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? जरूर, आप एक तारीख तय कर सकते हैं और मैं वहां जरूर आऊंगा। आप कौन सी तारीख तय करना चाहते हैं? तारीख चुनना उससे टकराने से भी बदतर है, बस आज। आज। नेहा सूर्यवंशी ने आरव ठाकुर की ओर देखा, मुस्कुराए और सिर हिलाया। अच्छा, ये हरीश चौधरी यांगचेंग में एक सेलिब्रिटी है। अगर वह आरव ठाकुर को जान सके तो इससे आरव ठाकुर के करियर को भी मदद मिलेगी। अध्याय 7। युवक ने झट से हरीश चौधरी को समझाया, पिताजी, आपका शरीर कैसे बाहर जा सकता है? कोई बात नहीं, हरीश चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरे खास डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन कोई बात नहीं, बस करो। ये सुनकर युवक ने बेबसी से सिर हिला दिया। सब लोग कार में बैठकर चले गए। उसी समय कार में घुसी कटी हुई उंगलियों का समूह कई किलोमीटर दूर जा चुका था। कार में संजीत खुराना के मन में अभी भी डर बना हुआ था। छोटा भाई बहुत उलझन में था। भाई, तुम उससे क्यों डरते हो? अगर मैं उस बूढ़े को मुक्का मार दूं तो वह टूट जाएगा। भाग क्यों रहे हो? संजीत खुराना घबरा गया और डर के मारे बोला, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। तुम पादना जानते हो वह कौन है? छोटे भाई एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। कौन है? संजीत खुराना ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, ये शेन परिवार है। उस बूढ़े को न जानने के लिए तुम्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें उसके बेटे के बारे में जरूर जानना चाहिए। सबने घबराकर बड़े भाई की तरफ देखा। शेन तू, सीमा पर युद्ध का देवता। ये सुनकर सबकी सांस फूल गई। सब समझ गए कि वह क्यों डरा हुआ था। 1,00,000 सैनिकों का नेतृत्व करने वाला युद्ध का महादेव असल में उस बूढ़े का बेटा था। लेकिन संजीत खुराना जानता था कि पूरा शेन परिवार डरा हुआ था। क्या आरव ठाकुर बेकार नहीं है? जिस आदमी ने अपनी पत्नी के धोखा देने के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, उसका शेन परिवार से क्या लेना देना? एक छोटे भाई ने जल्दी से कहा, शायद वह नहीं है, उसके पीछे वाली औरत है। जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी उस औरत का अभिवादन कर रहा था। संजीत खुराना ने डरते हुए कहा, कोई परवाह नहीं कि वह कौन है, मैं इस कीचड़ भरे पानी में नहीं उतरूंगा। भविष्य में जब मेरा दूर का चचेरा भाई फिर से मेरे पास आएगा तो वह मुझे बताएगा कि मैंने उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। मैं फिर कभी उसकी मदद नहीं करूंगा। इस बार मैंने केवल एक उंगली खोई, लेकिन अगली बार मैं अपना सिर खो सकता हूं। इस आरव ठाकुर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।
आधे घंटे बाद समूह फुशुन बिल्डिंग में पहुंचा। इन लोगों में आरव ठाकुर के अलावा एक शेन परिवार का मुखिया है और दूसरी तांग परिवार की सबसे बड़ी महिला है। उनकी पहचान और वित्तीय संसाधनों के साथ प्रबंधक ने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और सीधे उन्हें फुशुन बिल्डिंग के शीर्ष बॉक्स में बैठने के लिए आमंत्रित किया। ये दृश्य देखकर आरव ठाकुर को मिश्रित भावनाएं महसूस हुई। उन्होंने नेहा सूर्यवंशी की पहचान नहीं पूछी, लेकिन इस तरह के बूढ़े आदमी के साथ बराबरी पर बैठकर हंस बोलकर बात करने के लिए नेहा सूर्यवंशी की पहचान उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर रही होगी। लेकिन उसे कोई शर्म नहीं आई। इस समय उसने लिन परिवार की विरासत पर महारत हासिल कर ली है और वह अभी निपुण नहीं है, लेकिन जब वह पूरी तरह से निपुण हो जाएगा और निपुण हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से लिन परिवार का पुनर्निर्माण कर पाएगा। वह बिना किसी के समर्थन के सभी का सम्मान पा सकता है। चारों को बैठने में देर नहीं लगी और एक के बाद एक भोजन परोसा गया। हरीश चौधरी ने हंसते हुए कहा, आज की विशिष्टता, मैं फुशुन बिल्डिंग में सबसे अच्छे के अनुसार यहाँ आया हूँ। तुम दोनों को अच्छा खाना पीना चाहिए, ये पक्का है। अंकल शेन के खाने का आनंद लेना मुश्किल है। मैं आज जरूर ज्यादा खाऊंगा। नेहा सूर्यवंशी ने मीठी मुस्कान दी। हरीश चौधरी ने अपनी नज़र आरव ठाकुर पर घुमाई। युवक, तुम शायद पहले कभी इस तरह की जगह पर नहीं गए हो। आरव ठाकुर ने सिर हिलाया। कभी नहीं। मैंने तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं सुना? क्या तुम भी नेहा सूर्यवंशी के साथ राजधानी से आए हो? नहीं, मेरा घर यांगचेंग में है। ये सुनकर हरीश चौधरी हैरान रह गया। यांगचेंग, तुम क्या काम करते हो? मैं एक अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। हरीश चौधरी ने एक पल सोचा और कहा, यांगचेंग में लिन उपनाम वाले बहुत कम लोग हैं और शायद सिर्फ यही एक व्यक्ति उनका नाम बता सकता है। क्या ये हो सकता है कि तुम यांगचेंग के लिन परिवार के वंशज हो? बिल्कुल, आरव ठाकुर ने सिर हिलाया और कहा। ये सुनकर हरीश चौधरी की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। जब मैं छोटा था तब लिन परिवार कितना आलीशान था। यह अफसोस की बात है कि यह परिवार अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति को बर्बाद करते हुए मरने का इंतजार कर रहा है। उसने शांति से कहा, उस समय मेरे गृहनगर में बाढ़ आ गई थी और खेतों में कोई फसल नहीं थी। मैं खाने के लिए भीख मांगने यांगचेंग भाग गया था और मुझे तुम्हारे लिन परिवार से भीख भी मिली थी। आरव ठाकुर के जवाब देने से पहले ही नेहा सूर्यवंशी ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कुछ होता है? ये सही है। हरीश चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय बड़े साहब ने मुझे यूं ही 10 चांदी के सिक्के दे दिए थे। तुम्हें तो पता ही होगा कि उन दिनों हमारा परिवार साल भर अनाज बोता था और सिर्फ 5 चांदी के सिक्के कमाता था। इन 10 चांदी के सिक्कों के भरोसे मैं उस साल गुजारा करता रहा। मैंने लिन परिवार की फिजूल खर्ची और वेश्यावृत्ति भी देखी, अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बर्बाद करते हुए और आखिरकार अपनी संपत्ति बेचकर पूरी तरह से गायब होते हुए। हरीश चौधरी ने अपने विचारों को साबित किया। आरव ठाकुर अपनी असाधारण प्रतिभा को बर्बाद कर पाया तो इसकी वजह लिन परिवार ही था। लिन परिवार के ये सदस्य सिर्फ खाना पीना और मौज मस्ती करना जानते हैं। शायद आरव ठाकुर भी ऐसे ही इंसान हैं। एक व्यक्ति जो कपड़े के लिए हाथ बढ़ाने और भोजन के लिए अपना मुंह खोलने का आदी है, वह अभ्यास करने के लिए कठिनाइयों को कैसे सहन कर सकता है? आरव ठाकुर जरूर ऐसा ही इंसान होगा। पैसों की खातिर वह बड़ी महिला का चहेता बनने को तैयार है। नेहा सूर्यवंशी बहुत खुश थी और बस उन दोनों के बीच एक पुल बनाना चाहती थी ताकि आरव ठाकुर और हरीश चौधरी के बीच अच्छे रिश्ते बन सकें। अप्रत्याशित रूप से हरीश चौधरी ने तुरंत कहा, हालांकि लिन परिवार का मेरा कर्ज बहुत पहले ही चुका दिया गया है। जब उनका परिवार दिवालिया होने की कगार पर था तो मैंने उन्हें पैसे उधार दिए थे और चाहता था कि वे गुजारा करने के लिए कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे उन्हें अपने व्यवसाय के लिए पैसे उधार देंगे। सब कुछ खाने पीने और मौज मस्ती में ही खर्च हो जाता है। लिन परिवार के बारे में मेरी अच्छी राय नहीं है। जो लोग बैठकर पहाड़ों और खाली पहाड़ों को खाते हैं वे यांगचेंग के सबसे बड़े पतंगे हैं। आरव ठाकुर ने सपाट लहजे में कहा, लिन परिवार के सभी लोग वैसे नहीं हैं जैसा आपने बताया। हरीश चौधरी ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप ऐसे ही इंसान हैं। माहौल अचानक शर्मिंदगी में बदल गया। नेहा सूर्यवंशी ने जल्दी से बात को सुलझाते हुए कहा, अंकल शेन, क्या आपको अब भी याद है कि कुछ साल पहले जब आपने मुझे देखा था तब मैं कितनी गंभीर रूप से बीमार थी? आरव ठाकुर का शुक्रिया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक इंजेक्शन से ठीक कर दिया। तो आप उन्हें डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हरीश चौधरी हंसे और बोले, मुझे नहीं लगता। इतने सारे बड़े पश्चिमी डॉक्टरों ने मुझे जो इलाज बताया है वह काफ़ी अच्छा है। मुझे पारंपरिक चीनी चिकित्सा के एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय है। आरव ठाकुर भी शांत थे। आप लड़ने में भले ही बहुत अच्छे हों, लेकिन आपको चिकित्सा कौशल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जो डॉक्टर आपको इलाज बता रहा है वह पूरी तरह से बेवकूफ़ी कर रहा है। 3 दिन से भी कम समय में गलत इलाज के कारण आप जहर से मर जाएंगे। हे, लगता है वो छोटा दोस्त आरव ठाकुर वाकई बहुत ताकतवर है।
तुम मुझे देखकर ही बता सकते हो कि मैं कुछ दिन और जिंदा रह सकता हूँ। मुझे डर है कि ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा के वो विशेषज्ञ नहीं हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। आरव ठाकुर उदासीन दिखे। बेशक वो नहीं कर सकते। युवा लोग बहुत घमंडी होते हैं। थोड़ा ज्ञान हासिल करने के बाद थोड़ा घमंडी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये सोचना कि आप सब कुछ जानते हैं और थोड़े ज्ञान के बल पर खुद को अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर करना बहुत खतरनाक है। हरीश चौधरी पहले से ही आरव ठाकुर से बहुत नाराज थे, लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने आरव ठाकुर को बस हल्की सी चेतावनी दी ताकि नेहा सूर्यवंशी को शर्मिंदा न किया जाए। मिट्टी के बोधिसत्व भी बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इतना नीचा दिखाया। हरीश चौधरी की जानलेवा निगाहों का सामना करते हुए आरव ठाकुर बिल्कुल नहीं डरे और उनकी आंखों में आंखें डाल दीं। नेहा सूर्यवंशी ने बेबसी से उनके माथे को सहारा दिया। इन दोनों लोगों का स्वभाव चाहे कैसा भी हो, दोनों में से कोई भी नर्म शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जब माहौल बेहद असहज था, तभी अचानक डिब्बे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि सूट पहने एक मैनेजर खाने की प्लेट लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। उसने उत्साह से कहा, श्रीमान शेन, मुझे पता था कि आप यहाँ हैं, इसलिए मैंने जल्दी से रसोइये से कहा कि जल्दी से खाना बना दो ताकि आप जल्द से जल्द अपना पसंदीदा व्यंजन खा सकें। अपनी बात खत्म करने के बाद वह खुद ही व्यंजन मेज पर ले आया। उत्सुकतावश नेहा सूर्यवंशी ने गौर से देखा और पाया कि वह एकदम किया हुआ जिनसेंग पफर दलिया निकला। हरीश चौधरी की आंखें अचानक चमक उठीं और अभी अभी की नाराजगी दूर हो गई। यह अभी भी मैनेजर वांग ही हैं, आप मुझे समझ रहे हैं, शुक्रिया। ओह श्रीमान शेन, आप गंभीर हैं। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप अच्छा खाते हैं। आप धीरे धीरे खाते हैं और मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर मैनेजर चला गया। हरीश चौधरी ने व्यंजन परोसे जाते हुए देखा तो उसने आरव ठाकुर से बहस करने की परवाह नहीं की और खाने के लिए चम्मच उठा लिया। लेकिन तभी आरव ठाकुर की आवाज़ फिर सुनाई दी, अगर तुम ये निवाला खा लोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए ताबूत तैयार कर सकता है। हरीश चौधरी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने चॉपस्टिक मेज पर पटक दी। आरव ठाकुर, तुम्हारा क्या मतलब है? अध्याय 8। नेहा सूर्यवंशी ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, चाचा शेन, आरव ठाकुर बकवास कर रहा है, आप निश्चिंत होकर खा सकते हैं। हरीश चौधरी ने आरव ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये पफर मछली जहरीली है? जहरीली नहीं। क्या मांस अधपका है? ये पका हुआ है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ताबूत को लोगों के खाने के बाद तैयार किया जा सकता है? ये किसी और की नहीं, आपकी ही गलती है। आपके शरीर की क्यूई और रक्त कमज़ोर हैं। फुगू की प्रकृति ठंडी होती है और जिनसेंग की प्रकृति गर्म। दोनों का मिश्रण सूप में पकाकर आपके लिए जहर है। कभी कभार खाना ठीक है, लेकिन आपको इसे रोज़ खाना चाहिए। इसे पूरा खा लीजिए तो आज का कटोरा आपका आखिरी भोजन होगा। यह सुनकर हरीश चौधरी गुस्से से हंस पड़ा। अनसुना, मैंने पहली बार सुना है कि पफरफिश स्वभाव से ठंडी होती है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के भूत दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वे मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं इसे अभी खा लूंगा, मैं नहीं मरूंगा। तुम मरो। जैसे ही वह एक और निगलने वाला था, उसके बगल में खड़े युवक ने उसे रोक दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्यों न तुम गहन चिकित्सक के आने का इंतजार करो और खाने से पहले उन्हें दिखा दो। सुरेश चौधरी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, बस सावधान रहना। सुरेश चौधरी के चेहरे पर उलझन थी। उसे आरव ठाकुर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। हरीश चौधरी ने नाक से कुर्री उठकर हॉल में आया, सबको देखा और जोर से बोला, यहाँ सब लोग, कौन डॉक्टर है? मैं हूँ। बूढ़े शेन, क्या तुम्हें कुछ काम है? यहाँ खाने वाला हर कोई जानता था कि हरीश चौधरी कौन है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 7-8 डॉक्टर खड़े हो गए। एल्डर शेन ने जोर से पूछा, चलो देखो, क्या ये फुगू दलिया जहरीला है? क्या इसे पीने से मैं मर जाऊंगा? एक सज्जन ने कोमल आंखों से नीचे देखा, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, न सिर्फ नहीं, ये जीवन भी लंबा करेगा, शरीर को पोषण देगा। हरीश चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने जल्दी से अपने हाथों को प्याले में भरकर कहा, मैं शियायांगचेंग नंबर 11 अस्पताल का उपाध्यक्ष हूँ। यह अच्छा है। हरीश चौधरी ने डिब्बे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या यांगचेंग नंबर 11 अस्पताल के उपाध्यक्ष तुमसे बेहतर नहीं हैं? उपाध्यक्ष थोड़ा मुस्कुराए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे दोस्त की राय कुछ और हो? उसने कहा कि ये दलिया जहरीला है और अगर तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे। हरीश चौधरी ने व्यंग्य किया। जैसे ही यह टिप्पणी निकली, वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। ये दलिया इस दुकान में दशकों से बिक रहा है और मैंने कभी किसी को जहर दिए जाने की बात नहीं सुनी। हमारा दलिया जहरीला है। इस तर्क ने मैनेजर को भी आकर्षित किया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये सज्जन हमारे रेस्टोरेंट की साफ सफाई को लेकर चिंतित हैं, इसलिए
क्या ये जहरीला है? मैं इसे बिना चखे ही खत्म नहीं कर सकता। आखिरकार उसने एक निवाला चखा ही था। आधे मिनट बाद उसने शांति से कहा, अब आप निश्चिंत हो सकती हैं। या आपको क्या लगता है जहर बनने में कितने घंटे लगते हैं? दिन या साल? भीड़ हंस पड़ी। ये चीज़ जहरीली कैसे हो सकती है? मैनेजर ने जो कहा वो डिब्बे में बंद युवक का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं था। नेहा सूर्यवंशी का चेहरा थोड़ा ठंडा था। ये सच है कि आरव ठाकुर ने कुछ गलत किया था, लेकिन इन लोगों ने आरव ठाकुर का इतना मजाक उड़ाया जिससे वो सचमुच दुखी हो गई। आज तो कोई और ही मुसीबत खड़ी कर रहा था, वो तो वहीं टेबल पलटकर दुकान बंद कर देगी। जैसे ही वो सबको मना करने वाली थी, आरव ठाकुर ने हल्के से उसके पैर पर थपथपाया। उसने कहा, अगर हरीश चौधरी किसी गंभीर बीमारी से मर जाता तो क्या तुम मुसीबत में पड़ जाती? नेहा सूर्यवंशी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यांगचेंग में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत करे। ठीक है, आरव ठाकुर ने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय हरीश चौधरी भी डिब्बे के पास लौट आया। अभी अभी के माहौल ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया था। उसका चेहरा गुलाबी था और वह बेहद गर्वित था। आरव ठाकुर, मैं अभी खाना चाहता हूँ। आरव ठाकुर ने उदासीनता से कहा, इस कमबख्त भूत को अच्छी बातों से मनाना मुश्किल है, तुम बस इसे खा लो। हरीश चौधरी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और उससे बहस नहीं की। इसके बजाय उसने दलिया का एक कटोरा फिर से भरा, उसे चम्मच से उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। गर्म दलिया गाढ़ा था और फुगू का मांस नर्म और सुगंधित था। उसने दलिया एक ही घूंट में पी लिया और फिर राहत की सांस ली। हाँ हाँ, ये दलिया अब भी पहले जैसा स्वादिष्ट है। उसने कटोरा मेज पर रखा और विजयी भाव से पूछा, आरव ठाकुर, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस दलिया के कटोरे को खाने के बाद मैं जरूर मर जाऊंगा? लेकिन अब मैं जिंदा और स्वस्थ हूं, तुम क्या कहती हो? आरव ठाकुर ने शांति से कहा, चिंता मत करो। हरीश चौधरी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, भतीजी नेहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस तरह के इंसान से दूर रहो, सिर्फ धोखेबाजी। धोखेबाजी? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने मेज पर हाथ रख दिए। इस समय उसके पेट में मरोड़ जैसा दर्द महसूस हुआ, उसके माथे पर पसीना आ रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि वह रुक जाए, लेकिन 2 सेकंड बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई चाकू उसके दिल में घुस रहा हो, मानो उसके पूरे शरीर पर कनखजूरे कुतर रहे हों। बचाओ! सुरेश चौधरी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह मदद के लिए उठना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरीश चौधरी ने एक करुण चीख मारी और मेज पर गिर पड़ा और फिर उसका शरीर कीचड़ के गड्ढे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी! सुरेश चौधरी तुरंत हरीश चौधरी के सामने गिर पड़ा। इस समय हरीश चौधरी पहले से ही बहुत गुस्से में था और वह मरने वाला था। अभी डॉक्टर कहाँ हैं? आओ और लोगों को बचाओ। सभी अवाक रह गए और दौड़े दौड़े वहां पहुंचे, लेकिन जांच के बाद वे अवाक रह गए। पश्चिमी चिकित्सा का सारा आधार उपकरणों पर टिका है, जिनके बिना वे कुछ नहीं कर सकते। वहां कुछ चीनी चिकित्सक भी थे, लेकिन जब उन्होंने हरीश चौधरी का रूप देखा तो वे फिर से सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसी स्थिति में भगवान भी नहीं बचा सकते। जो लोग परेशानी पैदा नहीं करना चाहते वे तो जांच करके चले भी गए हैं। सबसे डरावना तो मैनेजर है। यह आदमी पूरी तरह से डर गया है। बूढ़ा शेन यहीं मर जाता है, इसलिए मैनेजर बनने के बारे में सोचना भी मत। अगर वह शेन तू अग्रिम पंक्ति से वापस आ जाता तो उसकी जान चली जाती। इस समय डॉक्टरों का एक समूह असहाय था और सुरेश चौधरी को अचानक एक व्यक्ति की याद आई। वह तुरंत आरव ठाकुर की ओर देखने लगा। श्रीलिन, क्या आप मेरे पिताजी को बचा सकते हैं? आप मेरे पिता को ठीक कर सकते हैं और मैं, सुरेश चौधरी, भविष्य में गाय और घोड़े की तरह आपका बदला चुकाऊंगा। आरव ठाकुर ने 1 घंटे तक इधर उधर देखा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्या इन डॉक्टरों ने अभी नहीं कहा था कि इसे खाना ठीक है और यह आपके जीवन को लंबा कर सकता है? आपको उनके पास जाना चाहिए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? जैसे ही यह टिप्पणी निकली सभी डॉक्टर शर्मिंदा हो गए। वे दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन वे एक युवा के जितना नहीं जानते। सुरेश चौधरी के शब्दों ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि वे ही थे जिन्होंने श्री शेन को पफर दलिया पीने के लिए प्रोत्साहित किया था और वे श्री शेन की दुर्घटना से बच नहीं सकते थे। सभी ने झट से तारीफ की, छोटे प्रतिभाशाली डॉक्टर ने हमें बचा लिया। हम अंधे हैं, हमने अभी बहुत अपमान किया है। कृपया खलनायक की गलतियों को याद न रखें, कृपया आकर उसका इलाज करें। आरव ठाकुर ने उदासीनता से कहा, उसे बचाना मुश्किल नहीं है। 3 सुइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन अफसोस है, मैं उसे बचाना नहीं चाहता। सभी हैरान दिखे। ये हालत इतनी गंभीर है, उसने वास्तव में कहा था कि इसे 3 इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद किसी ने भी आरव ठाकुर का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। सुरेश चौधरी बेहद चिंतित थे, लेकिन वह ये भी जानते थे कि आरव ठाकुर से भीख मांगना बेकार है, इसलिए उन्होंने नेहा सूर्यवंशी की ओर रुख किया।
मिस तांग, क्या आपको अभी भी याद है कि जब आप एक बच्ची थीं तब आपको बदमाशों ने अगवा कर लिया था और मेरे पिताजी ने खुद किसी को आपको बचाने के लिए भेजा था और इसी वजह से तुम्हारे हाथ पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था और अब भी तुम्हारे हाथ पर निशान है। मेरा बड़ा भाई रमेश चौधरी अब भी तुम्हारा अच्छा दोस्त है। जब तुम छोटी थीं, जब तक तुम कहती थीं, वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना खरीदने के बजाय पिटना पसंद करता था। नेहा सूर्यवंशी उलझन में दिख रहा था। हरीश चौधरी वाकई उसके प्रति दयालु है, उनका परिवार और शेन परिवार दुश्मन नहीं है और हरीश चौधरी उसके पिता का दोस्त है। लेकिन नेहा सूर्यवंशी आरव ठाकुर पर दबाव डालने को तैयार नहीं थी। वह चुप रही और उसने पहले ही अपने कामों का फैसला कर लिया था। सुरेश चौधरी बेबस था और उसका स्वर विनती से भरा था। डॉक्टर लिन। आरव ठाकुर ने आह भरी। वह भी हरीश चौधरी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। आखिरकार उसकी मौत से किसी का भला नहीं होगा, बस इन लोगों को दिखाने के लिए कि असली घमंडी कौन है। वह हरीश चौधरी के सामने आया, हैरान डॉक्टरों को देखा और कहा, चांदी की सुई लाओ। सब दंग रह गए। मैंने तुमसे चांदी की सुइयां लाने को कहा था, क्या तुम सच में चाहते हो कि हरीश चौधरी मर जाए? तभी सुरेश चौधरी को होश आया, उसका चेहरा खुशी से झूम उठा और उसने झुककर धन्यवाद दिया। शुक्रिया शुक्रिया। इसके तुरंत बाद वह बेचैनी से चिल्लाया, सुई? किसके पास चांदी की सुई है? सुई, ये लो। पूर्व डिप्टी डीन ने आदरपूर्वक चांदी की सुई आरव ठाकुर को सौंप दी। सुरेश चौधरी एक तरफ हट गए और घबराहट से दृश्य देखने लगे। आरव ठाकुर ने सबकी तरफ देखा। सब जल्दी से पीछे हट गए और आरव ठाकुर ने झट से हरीश चौधरी के कपड़े उतार दिए। मानसिक विधि का ध्यान करो, छाती पर निशाना लगाओ, सटीक एक्यूपंक्चर बिंदु ढूंढो और सुई को एक कश से चुभो। सुई की नोक त्वचा में धंस गई और 1 इंच अंदर जाने के बाद रुक गई। आरव ठाकुर की उंगलियां थोड़ी कॉपी और देखा कि हरीश चौधरी का चेहरा सचमुच गुलाबी हो गया। इस समय डिप्टी डीन ने आरव ठाकुर को चौंकती आंखों से देखा। उन्होंने इस एक्यूपंक्चर विधि को पहचान लिया जो लुप्त हो चुकी लिनमेन एक्यूपंक्चर विधि निकली। तभी आरव ठाकुर फिर चिल्लाया, सुई फिर से लाओ। उपराष्ट्रपति ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आरव ठाकुर के बगल में उखों बैठ गए और उसे सुई लगाने में मदद की। बाकी लोग भी चुप हो गए। वे आरव ठाकुर की एक्यूपंक्चर तकनीकों के रहस्य से अच्छी तरह वाकिफ थे और काश वे अपनी आंखें चौड़ी कर पाते और उसके हर विवरण को अपने दिल में बसा पाते। डिब्बे में सुइयां अब भी वैसी ही थीं। हालांकि हरीश चौधरी नहीं जागा, उसकी सांसें स्थिर हो गई थीं और वह आरव ठाकुर द्वारा बताए गए आखिरी इंजेक्शन से बस कुछ ही दूर था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। नेहा सूर्यवंशी की आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। आरव ठाकुर के पास वाकई बहुत सारे राज हैं। हालांकि इसी समय बॉक्स के बाहर से शोर की आवाज आई। सिर्फ ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक दहाड़ सुनाई दी, सुरेश चौधरी, तुम कहाँ हो? जल्दी करो और मुझे देखने आओ। अध्याय 9। बाहर क्या हुआ? सुरेश चौधरी ने भौहें चढ़ाई। मैनेजर ने जल्दी से कहा, श्री शेन की बेटी यहाँ है, राधिका चौधरी। ये सुनकर सुरेश चौधरी को अचानक सिर दर्द होने लगा। राधिका चौधरी बहुत ही दबंग थी और वह उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। अगर उसे अंदर आने दिया गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह उसे रोकने के लिए बाहर जाने वाला था, उसने देखा कि राधिका चौधरी पहले ही दरवाजे पर आ चुकी थी। उसके बगल वाला आदमी हरीश चौधरी का विशेष डॉक्टर है और उसने पहले वाले नुस्खे भी लिखे थे। मेरे पिताजी कैसे हैं? फुगू दलिया खाने के बाद वे अचानक बेहोश हो गए और अब भी होश में हैं। राधिका चौधरी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने मैनेजर की नाक की ओर इशारा करते हुए जोर से गाली दी। अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी उनके साथ दफना दूंगी। मैनेजर को सिर झुकाकर अपनी गलती मानने की आदत थी। सुरेश चौधरी ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, इसका होटल से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका तुमसे कुछ लेना देना है ना? सुरेश चौधरी, मैं देख चुकी हूं कि तुम अच्छी इंसान नहीं हो। अगर मेरे पिता को कुछ हो जाता तो तुमने उन्हें अस्पताल नहीं भेजा और न ही मुझे बताया, बल्कि उन्हें यहाँ मरने के लिए इंतजार करने दिया। मैं बाद में तुमसे बिल चुका दूंगी। ये कहते हुए वह अंदर जाने ही वाली थी कि सुरेश चौधरी ने उन्हें तुरंत रोक दिया। पिताजी को पहले ही बचा लिया गया है, इसलिए अंदर जाकर कोई परेशानी मत करो और परेशानी और बढ़ा दो। मेरे पिता अभी बेहोश हैं, कौन जाने तुम लोगों ने उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो। मैं अभी अंदर जाती हैं, देखो मेरे पिता को क्या हुआ है। सुरेश चौधरी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शेन परिवार के निजी डॉक्टर ने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। सुरेश चौधरी, चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूं जिसने एक विदेशी शाही अकादमी से स्नातक किया है। अगर यह वास्तव में लोगों को बचा रहा है तो मैं एक नज़र में बता सकता हूं। मैं निश्चित रूप से मिस शेन को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। ये सुनकर सुरेश चौधरी के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी चिंता से भरी थी।
सुरेश चौधरी की रुकावट के बिना राधिका चौधरी ने बक्से का दरवाजा लात मारकर खोला और सीधे अंदर चली गई। वह अंदर आए और एक नज़र डाली, उसकी आंखें अचानक अंधेरी हो गईं। मैंने देखा कि हरीश चौधरी की छाती खुली हुई थी, जिसमें 2 चांदी की सुइयां फंसी हुई थीं, और 10 सेंटीमीटर से अधिक की चांदी की सुइयां शेन की छाती के लगभग 2/3 हिस्से में घुस गई थीं। वह भयभीत लग रही थी, ये देखकर कि आरव ठाकुर अभी भी हरीश चौधरी की छाती में एक चांदी की सुई चुभोना चाहता था। राधिका चौधरी तुरंत क्रोधित हो गई। मुझे रोको। उसने आरव ठाकुर का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की। उपराष्ट्रपति, जो पूरी प्रक्रिया देख रहे थे, ने जल्दी से समझाया, श्री इन लोगों की जान बचा रहे हैं। लोगों को बचाना? क्या लोगों को बचाने के लिए दिल में सुई चुभाना जरूरी है? तुम्हें लगता है मुझे दवा नहीं आती? आरव ठाकुर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन जैसे ही वह आखिरी इंजेक्शन लगाने वाला था, राधिका चौधरी ने अचानक उसके हाथ पर जोरदार तमाचा मारा। एक क्लिक की आवाज के साथ छोटी सी चांदी की सुई 2 टुकड़ों में टूट गई। तभी आरव ठाकुर ने अपना सिर उठाया और राधिका चौधरी की तरफ देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? राधिका चौधरी चिल्लाया, मैंने उसे मार डाला। तुमने मेरे पिता को इतनी लंबी सुई लगाई, मुझे लगता है तुम उसे मारना चाहते हो। आरव ठाकुर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, इसे एक्यूपंक्चर कहते हैं और मैं लोगों को बचाने के लिए करता हूँ। एक्यूपंक्चर के बारे में सुनकर राधिका चौधरी के पीछे खड़े डॉक्टर काओ ने व्यंग्य किया, एक्यूपंक्चर जान बचाता है? मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। तुम किस अस्पताल से हो? मैं अब उस अस्पताल में काम नहीं करता। क्या सुरेश चौधरी, तुमने सच में मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया? मेरे पिता ने तुम्हें कैसे नाराज किया? तुम सच में उन्हें इस तरह चोट पहुंचाना चाहते हो? चुप रहो। सुरेश चौधरी ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें परेशानी खड़ी करनी है तो कहीं और जाओ, मिस्टर लिन को बचाने में देर मत करो। सुरेश चौधरी, मुझ पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या परेशानी खड़ी कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? जाहिर है कि तुम लोग मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हो। सुरेश चौधरी को बस थोड़ी देर के लिए चक्कर आया और उसने बड़ी महिला को अनदेखा कर दिया, लेकिन आरव ठाकुर की ओर देखने लगा। मिस्टर लिन, मेरे पिताजी अब कैसे हैं? अभी भी इंजेक्शन की ज़रूरत है और इसका इलाज हो सकता है। ये सुनकर सुरेश चौधरी ने अपराधबोध से कहा, मिस्टर लिन, यह मेरी गलती है। मैं अभी आपके लिए चांदी की सुइयां तैयार करती हूँ। मैं अभी भी इसे चुभाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी बीमार हैं। अगर वे बीमार हैं तो तुम ही हो जिसने उन्हें चुभाया है। आरव ठाकुर गुस्से से हंसा, मिस, अगर आपको सचमुच मेरी मेडिकल स्किल्स की चिंता है तो मैं मर जाऊंगा। मिस्टर लिन, सुरेश चौधरी अब भी उसे रुकने के लिए मनाना चाहता था। राधिका चौधरी ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे लिए रुको। मेरे पिताजी बेहोश थे और अब तुम मेरे पिताजी के जागने से पहले भागना चाहती हो। यह इतना आसान नहीं है। हे। आरव ठाकुर ने उसकी तरफ देखा और गहराई से समझ गया कि गड़बड़ का क्या मतलब होता है। अगर मैं न होता तो तुम अपने पिता को आखिरी बार भी नहीं देख पाती। अब भी मुझे ही दोष दे रही हो। सुरेश चौधरी ने चिढ़कर कहा, राधिका चौधरी, इस मामले का मिस्टर लिन से कोई लेना देना नहीं है, वह तो लोगों की जान बचा रहे हैं। कौन जाने तुम दोनों की मिलीभगत हो या नहीं। कौन गवाही दे सकता है? सब ने कहा, मैं गवाही दे सकता हूँ। इस मामले का मिस्टर लिन से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर लिन तो लोगों की जान बचा रहे हैं। हाँ, और मिस्टर लिन का शुक्रिया, अन्यथा मिस्टर शेन की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर राधिका चौधरी का चेहरा उदास हो गया। डॉक्टर काओ, खुद जांच कर लीजिए कि क्या ये वही है जो उन्होंने कहा था। एल्डर शेन के निजी डॉक्टर ने थोड़ा सिर हिलाया और एल्डर शेन के पास आए। एक साधारण जांच के बाद उन्होंने कहा, बूढ़े शेन का शरीर ठीक है, लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा खत्म हो गई है और वे अभी भी नहीं उठ पा रहे हैं। राधिका चौधरी ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन फिर बात बदल दी। लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि उन्होंने इसे ठीक कर दिया? हो सकता है मेरे पिता ठीक थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं और मेरे पिता को मारने का मौका पा लिया। ये कहते ही सभी ने सिर हिलाया और आह भरी। आरव ठाकुर गुस्से से हंस पड़ा। चूंकि तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं है तो मैं बस चला जाता हूँ। तुम चले जाओ, मुझे फिर कभी न मिलने दो। आरव ठाकुर ने बकवास नहीं की, अपना सिर घुमाया और चला गया। नेहा सूर्यवंशी बैठा रहा और ये तमाशा देखता रहा और उसके दिल में परिवार के लिए सिहरन पैदा हो गई। आरव ठाकुर को जाते देख वह उठा और उसके पीछे चला गया। सुरेश चौधरी बेहद चिंतित था। मिस्टर लिन, अरे मिस टिंग, दोनों को बिना पीछे देखे जाते देख उसने गुस्से से पैर पटक दिए। राधिका चौधरी, तुम, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मुझे डर है कि तुम मेरे पिता की हत्या कर देते। सुरेश चौधरी ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। आरव ठाकुर इस समय दरवाज़ा छोड़ चुका था।
नेहा सूर्यवंशी उसके पीछे पीछे गया और उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। जब आरव ठाकुर ने अपना सिर घुमाया और नेहा सूर्यवंशी की मुस्कान देखी तो उसका ज्यादातर गुस्सा गायब हो गया। मुझे सच में माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए खुद को रोक नहीं पाया और इससे तुम शर्मिंदा हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। ऐसा इंसान डेटिंग के लायक नहीं है। उसकी बातें सुनकर आरव ठाकुर को और भी ज्यादा अपराधबोध हुआ। क्या होगा अगर सेन परिवार इस घटना के कारण जिंगशी से तुमसे पूछताछ करने को कहे? नेहा सूर्यवंशी ने शांति से कहा, अगर वे सचमुच मुझसे अपने अपराधों के बारे में पूछने आते हैं और मुझे आपके और सेन परिवार के बीच चुनने के लिए कहते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको चुनूंगा और सेन परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ लूंगा। ये सुनकर आरव ठाकुर गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। किसी ने भी उसकी इतनी परवाह नहीं की थी और नेहा सूर्यवंशी के स्नेह भरे भाव ने उसे बेहद भावुक कर दिया। अभी अभी का अवसाद एक पल में दूर हो गया। इसी समय पीछे से कदमों की एक और आहट सुनाई दी। मिस्टर लिन, धीरे चलिए। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि सुरेश चौधरी उसे दरवाजे से बाहर खदेड़ रहा है। आरव ठाकुर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। और कुछ जब सुरेश चौधरी आरव ठाकुर के पास आया तो उसने वही 90 डिग्री पर झुककर प्रणाम किया। मिस्टर लिन, मुझे ही आपके लिए दुख है। आपने मेरे पिता को बचाया लेकिन मेरी बहन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मिस्टर लिन, सुरेश चौधरी आपके इतने आभारी हैं कि उन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। अब से जब तक आप बोलते रहेंगे सुरेश चौधरी मरता रहेगा। आरव ठाकुर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता सुरेश चौधरी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। मिस्टर लिन, मुझे बाहर जाने की जल्दी है। मेरे पास कोई नकदी नहीं है। ये ब्लैक गोल्ड ड्रैगन कार्ड है। अगर आपको कारू दिखाई दे तो जब तक यह मेरी संपत्ति है आप ये कार्ड मुफ्त में निकाल सकते हैं। मेरे अधीनस्थ भी आपकी सेवा में हैं। या आप मुझे जाने दें, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद करने जाऊंगा और मैं कभी भी वहां पहुंच जाऊंगा। आरव ठाकुर उसका मजाक उड़ाना चाहता था लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुरेश चौधरी का रवैया इतना अच्छा होगा, जिससे वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। इसके बजाय नेहा सूर्यवंशी ने उसे धीरे से धक्का दिया। तभी आरव ठाकुर को होश आया। वह सचमुच सेन परिवार के साथ और उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कार्ड अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, मैं ये कार्ड स्वीकार करता हूं और भविष्य में किसी का कर्जदार नहीं रहूंगा। इसके बाद वह मुड़ा और जाने को हुआ। सुरेश चौधरी ने जल्दी से पूछा, मिस्टर लिन, मैं अपने पिता के शरीर के बारे में पूछना चाहता हूं। हालांकि मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूं, लेकिन जब तक चांदी की 2 सुइयां हिलती नहीं हैं, मैं उन्हें 7 दिन बाद निकाल दूंगा और मैं बेतरतीब ढंग से दवा नहीं लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मिस्टर लिन। ये कहकर सुरेश चौधरी ने आरव ठाकुर को फिर से प्रणाम किया। अध्याय 10। सुरेश चौधरी थका हुआ चेहरा लिए डिब्बे के पास लौटा और देखा कि राधिका चौधरी एल्डरशेन के शरीर से चांदी की सुई निकालने ही वाला था। रुको, वह डर के मारे पीला पड़ गया और जल्दी से उन्हें रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? बेशक सुई निकाली गई थी, राधिका चौधरी ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या ये सुई मेरे पिताजी को मार डालेगी? उसकी बातें सुनकर सुरेश चौधरी ने जल्दी से कहा, श्री लिन ने कहा था कि केवल इस सुई के अंदर जाने से ही पिताजी की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है और इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। उप प्रधानाचार्य जो पहले खड़े थे ने भी उन्हें मना किया। अब सुई निकालने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मिस सेन, आपको सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर काओ भी सुइयों को बाहर निकालने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनकी अस्वीकृति का कारण ये था कि दोनों सुइयां हृदय में डाली गई होंगी और अगर उन्हें जल्दबाजी में बाहर निकाला जाता तो भारी रक्तस्राव हो सकता था। यह देखकर कि सभी ने आपत्ति जताई है, राधिका चौधरी ने अपने हाथ फैला दिए। अगर तुम लोग इसे नहीं खींच सकते तो तुम लोग मेरे पिताजी को कार तक उठाने में मेरी मदद करो। चलो। उसने भीड़ को श्री सेन को कार में ले जाने का निर्देश दिया। फुशुन टावर में रात के खाने के लिए जो भी आया था वह कोई अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने सेन परिवार की इस छोटी बच्ची से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। भारी सांस लेते हुए लोगों के एक बड़े समूह ने श्री सेन को सावधानी से कार में बिठाया, लेकिन राधिका चौधरी बिना एक शब्द भी धन्यवाद कहे चली गई। कार में विशेष उपकरण थे और डॉक्टर काओ ने उसे फिर से ध्यान से जांचा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हालांकि 2 चांदी की सुइयां हृदय में डाली गई थीं, वे लगभग 8 सेंटीमीटर अंदर डाली गई थीं, लेकिन उन्होंने चतुराई से हर महत्वपूर्ण बिंदु को नहीं छुआ। अगर यह भाग्य नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि आरव ठाकुर वास्तव में शक्तिशाली है। आपको पता होना चाहिए कि विशेष उपकरणों की सहायता से भी वह ऐसा नहीं कर सकता। राधिका चौधरी ने अधीरता से पूछा, क्या इन 2 सुइयों को बाहर निकाला जा सकता है? हाँ, डॉक्टर काओ ने बड़ी दृढ़ता से कहा, इन 2 सुइयों ने महत्वपूर्ण बिंदु को नहीं छुआ। खींचो। डॉक्टर काओ ने सिर हिलाया और दोनों चांदी की सुइयां सीधे बाहर निकाल लीं।
शुरू में वह एक्यूपंक्चर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी अभी आए परीक्षण के नतीजों ने उसे चौंका दिया और वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। उसे चिंता थी कि अगर चांदी की सुई बाहर खींच ली गई तो कुछ हो जाएगा। लेकिन जब चांदी की सुई बाहर खींची गई तो श्री सेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ कि आरव ठाकुर कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि इस समय शेन लाओ की कलाई पर अचानक एक काली रेखा दिखाई दी जो सीधे उसके दिल तक जा रही थी। इस समय नेहा सूर्यवंशी की कार में नेहा सूर्यवंशी को बहुत दोषी महसूस हुआ। मुझे माफ करना आरव ठाकुर, मैंने तुम्हें पहले डिनर पर बुलाया था, लेकिन बात ऐसे ही बन गई। आरव ठाकुर ने सिर हिलाया और कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जगह बदल लेते हैं। मुझे पता है कि वहाँ एक रेस्टोरेंट है जो बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तभी सेक्रेटरी ने उन दोनों की बात बीच में ही रोक दी। मिस, राजधानी से कोई आया है। नेहा सूर्यवंशी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कोई भी हो, उन्हें इंतजार करने दो, मेरे पास आज उन्हें लेने का समय नहीं है। मिस, ये तुम्हारे चाचा हैं। उन्होंने सुना है कि तुम्हारी हालत में सुधार है और वो तुम्हें देखने के लिए सीमा से वापस आए हैं। क्या? नेहा सूर्यवंशी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। उसका रूप देखकर आरव ठाकुर समझ गया कि वह मुश्किल में है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मिस टेंग, आपका परिवार आपसे मिलने इतनी दूर आया है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकीं। बेहतर होगा कि आप अपने चाचा के साथ चली जाएं। तो फिर इस खाने का क्या? आरव ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बहुत समय हो जाएगा, हम इस खाने को कभी नहीं छोड़ेंगे। आरव ठाकुर की बात सुनकर नेहा सूर्यवंशी की भौहें भी तंग गईं और उसने धीमी आवाज में आरव ठाकुर की बात दोहराई और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। ठीक है, तो पहले मैं घर के काम निपटा लूंगा और कल आपके पास आऊंगा। ठीक है, आरव ठाकुर ने सिर हिलाया और नेहा सूर्यवंशी ने तुरंत ड्राइवर से कहा, जाओ और मिस्टर लिन को मेरे द्वारा तैयार किए गए घर पर भेज दो और रास्ते में मिस्टर लिन की बातें सुनो। समझ गई मिस। ड्राइवर ने सिर हिलाया। परेशान मत हो, मैं टैक्सी से वापस आ जाऊंगा। आरव ठाकुर ने जल्दी से मना कर दिया। आज्ञाकारी बनो, ड्राइवर को ले जाने दो, उसे रास्ता पता है। लेकिन ड्राइवर मुझे विदा करने जा रहा है, तुम क्या करोगे? आरव ठाकुर ने जल्दी से पूछा। नेहा सूर्यवंशी मुस्कुराया और बोला, मैं किसी दूसरे ड्राइवर से मुझे लेने के लिए कह दूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास कई ड्राइवर हैं और मैं तुम्हें सड़क किनारे इंतजार नहीं करने दूंगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है आरव ठाकुर, मुझे आज तुम्हें खाने पर न बुला पाने का पछतावा हो रहा है। क्या तुमने फिर भी मुझे सड़क किनारे छोड़ने के लिए कहा होगा? तब मुझे बहुत अफसोस होगा। आरव ठाकुर के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। नेहा सूर्यवंशी फिर से चिंतित हो गया। उसने एक पेन निकाला और आरव ठाकुर को अपना फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहा कि अगर कोई परेशानी आए तो वह खुद फ़ोन करे। आरव ठाकुर मान गया और फिर वह शांति से चला गया। कार में सिर्फ आरव ठाकुर और ड्राइवर ही बचे थे। उस दिन की घटनाओं के बारे में सोचते हुए आरव ठाकुर को गहराई से लगा कि नेहा सूर्यवंशी की पहचान खास है। हरीश चौधरी का रुतबा इतना असाधारण था कि रंजीत खुराना के चचेरे भाई की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे नाराज कर सके, लेकिन नेहा सूर्यवंशी को इसकी परवाह नहीं थी। अपने इलाज के लिए चमत्कारी अमृत की तो बात ही छोड़िए, आखिरकार वह ड्राइवर से पूछ ही नहीं पाया। गुरुजी, आपकी मिस टेंग कौन है? ड्राइवर एक पल के लिए ठिठक गया और उत्सुकता से पूछा, मिस्टर लिन, क्या मेरी मालकिन ने आपको अपनी पहचान नहीं बताई? उन्होंने मुझे नहीं बताई। ड्राइवर ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं और कुछ नहीं कह सकता। अगर आपके पास समय हो तो मालकिन आपको खुद बता दें। आरव ठाकुर चुप रहा। ड्राइवर ने अपना मुंह बंद रखा और आगे सवाल पूछना बेमानी था। ऐसा लगता है कि नेहा सूर्यवंशी का रुतबा बिल्कुल अतुलनीय रूप से नेक है। नेहा सूर्यवंशी के साथ भविष्य में उसे हरीश चौधरी जैसे कई लोग जरूर मिलेंगे जिनके नथुने ऊपर उठे हुए और तिरस्कारपूर्ण होंगे। अपनी ताकत बढ़ाकर ही वह उन लोगों को दिल से अपना सम्मान दिला सकता है और जो उसे छोड़ गए हैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर सकता है। अब एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं है। ये सोचकर उसने तुरंत ड्राइवर को रोक दिया। गुरुजी, चलो विला वापस नहीं जाते, क्या आप मुझे यांगचेंग पारंपरिक चीनी औषधि थोक बाजार ले चलेंगे? बिल्कुल, आप कहीं भी जा सकते हैं। ड्राइवर तुरंत मान गया। आधे घंटे बाद गाड़ी चीनी औषधि थोक शहर की मुख्य सड़क पर रुकी। ये यांगचेंग में चीनी हर्बल औषधियों का सबसे बड़ा थोक बाजार है। थोक बाजार का नाम मत देखिए, ये बहुत कम लगता है, लेकिन वास्तव में 90.00% औषधीय सामग्री यहीं वितरित की जाती है। चाहे वह महंगी हो या सस्ती, कीमती हो या सड़ी गली, जब तक आप चाहें यहाँ से खरीद सकते हैं। आरव ठाकुर लिन परिवार की विरासत प्राप्त करने के बाद, हालांकि उन्होंने कई प्रकार की पारंपरिक चीनी चिकित्सा तकनीकों, शीर्ष स्तरीय एक्यूपंक्चर में महारत हासिल की है,
लेकिन चीनी चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ चीनी चिकित्सा है। आज का उदाहरण लें, अगर आरव ठाकुर के शरीर पर कुछ किंगशेन दान हैं, तो हरीश चौधरी को ठीक करने के लिए उन्हें केवल उनमें से 2 खाने की ज़रूरत है। चूंकि उसके पास एक भी नहीं था, इसलिए वह केवल अधिक रूढ़िवादी और परेशानी वाली 3 सुई वाली जीवन रक्षक विधि ही चुन सकता था। अपनी शारीरिक फिटनेस भी होती है, अगर आप इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ व्यायाम पर निर्भर रहना बेकार है। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से भरने के लिए एक छोटी सी वापसी की गोली की भी ज़रूरत होती है। चीनी औषधीय सामग्री अपने लिए ज़रूरी है। हाथ में मौजूद पैसों का अंदाज़ा लगाते हुए आरव ठाकुर ने पहले ही तय कर लिया था कि पहले क्या खरीदना है। इस चीनी दवा के थोक शहर में कदम रखें। दवा की तेज़ और मिश्रित सुगंध चेहरे पर छा जाती है। इस दवा की खुशबू इतनी तेज़ होती है कि कोई भी चीनी दवा व्यवसायी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपनी नाक ढककर चलना पड़ता है। लेकिन आरव ठाकुर हर औषधीय पदार्थ की सुगंध को साफ पहचान सकता था। एंजेलिका, लाइसियम बार्बरम, हल्दी, कैंगमू, गैनोडर्मा ल्यूसिडम, नागदौना, जिनसेंग। उसे आंखें खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आंखें बंद की, उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय पदार्थों की सुगंध सूंघी और अपनी ज़रूरत की औषधीय सामग्री के स्टॉल की ओर चल पड़ा। यही है सबसे बेहतरीन जिनसेंग। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके कुछ बोलने से पहले ही एक आदमी आगे बढ़कर स्टॉल की ओर दौड़ा। मालिक, क्या आपके पास हर्बल जिनसेंग है? स्टॉल वाले ने उसकी तरफ देखा और पाया कि उस आदमी ने सफ़ेद बनियान, एक जोड़ी चौगा सुरक्षा जूते पहने हुए थे जो सब घिसे हुए थे। उसने अधीरता से पूछा, हाँ, आपको कितने चाहिए? ये सुनकर उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे 10 ग्राम चाहिए।